हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रमोशन विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जो कि है प्रायोरिटी सेक्टर। तो प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। काफ़ी बड़ा लेक्चर होने वाला है फ्रेंड्स। ओके, लेकिन ये है कि प्रायोरिटी सेक्टर में कोई भी चीज़ हमने छोड़ने की कोशिश नहीं की है। लगभग सारी चीज़ें आपकी कवर अप हो जाएंगी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रायोरिटी सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब क्या होता है? व्हेन बैंक सैंक्शन लोन इट गिव प्रायोरिटी टू सम सेक्टर्स एंड दीज सेक्टर्स आर कॉल्ड प्रायोरिटी सेक्टर लोन। ठीक है, तो जब भी बैंक जो है लोन सैंक्शन करता है, लोन बांटता है, तो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स होते हैं जिन पर जो है बैंकों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, उनको प्रायोरिटी देनी पड़ती है दूसरे सेक्टर के मुकाबले। तो ऐसे ही सेक्टर को हम फ्रेंड्स जो है प्रायोरिटी सेक्टर कहते हैं। ओके, और इनको जब लोन दिया था तो उसे प्रायोरिटी सेक्टर लोन, पीएस प्रायोरिटी सेक्टर लोन, या कई जगहों पर पीएसएल भी लिखा जाता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी कहते हैं। ओके, अब डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं फ्रेंड जो है प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत। कौन कौन सी हैं देखिए। एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, और इसके अलावा अदर्स आते हैं। तो ये डिफरेंट प्रायोरिटी सेक्टर की कैटेगरीज हैं जिनके बारे में हमें, इन 8 के बारे में फ्रेंड्स हम डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर में जो एजुकेशन लोन होता है फ्रेंड, जो स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन दिए जाते हैं, वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होते हैं, है ना। यानी कि उनको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है। ओके, और बैंकों के लिए ये मैंडेटरी होता है कि वो प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट अचीव करें। ओके, जो भी अभी हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो है जो प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट दिए गए होते हैं अलग अलग बैंकों को। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को अलग टारगेट होता है, ग्रामीण बैंकों को अलग टारगेट होता है। तो वो जो टारगेट होते हैं फ्रेंड्स, वो ANBC और CEOBE से लिंक होते हैं। ANBC का मतलब होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होता है। ANBC का फुल फॉर्म एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होता है। और CEOBE होता है क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ओके, इसमें व्हिच एवर इज हायर, जो भी इनमें से ज़्यादा हो। अगर ANBC 100 है और COBE 120 है तो COBE लिया जाएगा, CEOBE लिया जाएगा। ठीक है, जो भी ज़्यादा होगा। ओके, तो ये मैं बार बार लिखूंगा नहीं। अगर कहा जाता है कि प्रायोरिटी सेक्टर का जो टारगेट है वो 40% है, तो इसका मतलब ये बात आपको समझ लेनी होगी कि 40% ऑफ ANBC और CEOBE व्हिच एवर इज हायर। ये बात आपको हर जगह अंडरस्टूड रखनी होगी। क्लियर होगी बात मेरी। ANBC का मतलब एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होता है, CEOBE होता है क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। इनमें से जो भी ज़्यादा होगा, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसी के साथ हम कैलकुलेट करेंगे टारगेट को। टारगेट और सब टारगेट जो है प्रायोरिटी सेक्टर की अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक की और फॉरेन बैंक विद 20 ब्रांचेज एंड अबव। ठीक है, इसमें RRBs और स्मॉल फाइनेंस बैंक की हम बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जितने भी डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक हैं और ऐसे विदेशी बैंक जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, हम उनके बारे में, ये जो टारगेट यहाँ नीचे लिखे हुए हैं ये उनके बारे में है। ओके, कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछता है केवल फॉरेन जो बैंक है जिसकी 50 ब्रांचेज हैं, तो उस केस में प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट क्या होगा? तो ये जो टारगेट टेबल दी हुई यही वाला होता है। अगर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहा जाए तो भी उसके लिए ये टारगेट होता है। ये रीजनल रूरल बैंक RRB के लिए अलग से पढ़ेंगे, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए अलग से पढ़ेंगे। ओके, तो अगर हम बात करें कमर्शियल बैंक की या ऐसा विदेशी बैंक जिसकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, तो जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का जो टारगेट होता है फ्रेंड्स वो 40% होता है। कितना होता है? 40%। टोटल टारगेट कितना होता है? 40%। एग्रीकल्चर का कितना होता है? 18% होता है। यहाँ पर हैश लगा हुआ है, अभी मैं बताऊँगा इसका क्या मतलब है। एग्रीकल्चर का टारगेट है, जैसे अगर मान लीजिए आप किसी कमर्शियल बैंक में काम कर रहे हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में, मैं मान लेता हूँ कि आप SBI में काम कर रहे हैं या बैंक ऑफ बड़ौदा में काम कर रहे हैं या PNB में काम कर रहे हैं, तो उस केस में ये सारे आपके बैंकों के ये टारगेट है फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि ये सारे टारगेट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के हैं, तो आपके बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर का टोटल टारगेट 40% दिया जाता है। एग्रीकल्चर का टारगेट 18% होता है। माइक्रो इंटरप्राइजेज का टारगेट 7.5% है। एडवांस टू वीकर सेक्शन का टारगेट 12% है, लेकिन हमें इसके लिए टेबल 1 को रेफ़र करना पड़ेगा। और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए टारगेट 10% होता है और इसके लिए टेबल 2 को रेफ़र करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया
मतलब एक मोटे तौर पर हमने ये बातें समझी हैं। अब थोड़ा सा ये जो डिटेल्स हैं उनको और ज़्यादा गहराई में जानते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 40%, इसमें कोई डाउट नहीं, 40% आप याद रख करके जाएंगे। एग्रीकल्चर में 18% का टारगेट होता है, एग्रीकल्चर का टारगेट कितना है 18%। इसमें से इस 18% आउट ऑफ विच टारगेट ऑफ 10% इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ध्यान रखिएगा, ये जो एग्रीकल्चर का 18% का टारगेट है उसी में से 10% जो है आपको, जो आप खेती के लिए लोन दे रहे हो एग्रीकल्चर के लिए, उसमें से 10% जो है आपको स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को देना कंपलसरी होता है। माइक्रो एंटरप्राइजेज का टारगेट 7.5% होता है। बीकर सेक्शन के लिए जो लोन दिया जाता है उसका टारगेट जो है टेबल 1 से रेफर करेंगे, और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए जो टारगेट है वो टेबल 2 से रेफर करेंगे। आइए टेबल 1 और टेबल 2 कंसल्ट कर लेते हैं। वीकर सेक्शन का जो टारगेट है फ्रेंड्स वो टेबल 1 से रेफर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए जो टारगेट है वो 10% है, 21 और 22 के लिए 11% है, 22 और 23 के लिए जो है फाइनेंशियल 22-23 के लिए 11.5% होगा 11.5%, और 23 और 23 और 24 के लिए जो है 12% का टारगेट आपको दिया जाता है। ओके, वीकर सेक्शन के लिए जो टारगेट है इसका मतलब ये हुआ कि हमें फिक्स नहीं है। अभी जैसे कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी चूँकि मेरे ख्याल से ये वाला चल रहा होगा ना, 31 मार्च नहीं, 31 मार्च 2022 तक ये चलेगा ना, नहीं ये वाला चल रहा है ना, 1 अप्रैल 2022 से ले करके 31 मार्च 2023 है ना, 31 मार्च 2023 तक का। तो अभी ये वाले हम पैटर्न में आ रहे हैं। इसका मतलब 11.5 का टारगेट करंट टाइम पे वीकर सेक्शन के लिए चला हुआ है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मतलब अगर ये ऐसे फाइनेंशियल ईयर ना दिया जाए वीकर सेक्शन के लिए, तो करंटली जो वीकर सेक्शन का टारगेट है 11.5% का है। ओके, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, तो ये आप याद करके जाएंगे। 10% ध्यान रखिए, वीकर सेक्शन में 10%, फिर 1 जोड़िए 11%, फिर 0.5 जोड़िए 11.5% यानी 11.5, और फिर 0.5 जोड़िए तो 12% आ जाता है। ऐसे ध्यान कर सकते हैं। इसी तरीके से स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए भी जो टारगेट है वो भी फाइनेंशियल ईयर वाइज है। बस केवल क्या है, वहाँ 10% से शुरुआत थी वीकर सेक्शन में, यहाँ 8% से है। तो 10% से थी, याद करिए 10% से 11% पर गए थे, तो यहाँ 8% से कितने परसेंट पर आ जाएंगे, 1 बढ़ा लीजिए 9%। आगे हम कहाँ गए थे, 11.5 पर गए थे, 11.5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9.5 हो जाएगा। यहाँ पर 11.5 से हम 12% पर गए थे। मैं बात कर रहा हूँ वीकर सेक्शन की, और ये मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की। ओके, तो 9.5 से हम 10% पर चले जाएंगे। तो अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 2022 और 23 चल रहा है। तो हमारे पास जो टारगेट है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए 9.5% का है, और जो है जो वीकर सेक्शन के लिए वो 11.5% का है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें इसी पैटर्न में ये चल रहा है, पहले 1% बढ़ता है, पहले 1% बढ़ता है, और फिर जो है 0.5% और 0.5% बढ़ जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो इतना मुश्किल भी नहीं होगा। बस ये अब ये थोड़ा ध्यान रखना होगा, 2020-21 के लिए है, ये 21-22 के लिए, ये 22-23 के लिए, और 23-24 के लिए ये टारगेट हैं। अब अगर मैं वापस आऊँ, अब अगर इस टेबल में मैं वापस आऊँ, देखिए समय लगेगा, मैंने फिर पहले ही कहा है आपको कि लेक्चर लंबा होगा, थोड़ा सा धैर्य से पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आए किसी भी स्केल का आए तो प्रायोरिटी सेक्टर से बच के ना जा पाए। कोशिश यही की गई है, चाहे स्केल 4 to 5 के लिए आप तैयारी कर रहे हो, विश्वास कीजिए अगर ये पूरा आप कवर करके जाते हैं और भूलते नहीं हैं तो कोई क्वेश्चन इससे बाहर जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो टोटल किस तरीके के बैंकों की हमने बात की, यहाँ पर कमर्शियल बैंक हो या फिर फॉरेन बैंक हो जिसकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हों, तो टारगेट हैं। टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 40% है, एग्रीकल्चर के लिए 18% है, उस 18% में से 10% आपको स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को देना है। माइक्रो एंटरप्राइजेस का 7.5% का है। एडवांस टू वीकर सेक्शन के लिए अभी हमने देखा फ्रेंड्स, जो है एडवांस टू वीकर सेक्शन का हमने टेबल देखी, जिसमें हमने क्या देखा, अगर आपको मैं एक बार रिकॉल करवाऊँ यहाँ पर, है ना, 2020 और 21 की बात है 10% होगा, 21 और 22 की बात है तो 11% होगा, 22-23 की बात है तो 11.5% होगा, और अगर 23 और 24 की बात करें तो 12% होगा। राइट, तो अभी 22-23 चल रहा है तो ये 11.5% होगा, तो हम यहाँ पर 11.5% लिख सकते हैं। 12 मत लीजिएगा, फाइनेंशियल ईयर वाइज लेना है। अगर ओवरऑल टारगेट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है वो तो यही चाहता है कि 12% हो जाए और स्मॉल मार्जिन फार्मर के केस में 10% हो जाए। ये तो अल्टीमेट टारगेट है ना, ये अल्टीमेट टारगेट। लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर वाइज पूछा जाएगा तो ये जो डेटा, ये जो मैंने आपको टेबल बना करके दी है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है, इसी तरीके से स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की भी बात करें तो 2020-21 के लिए आपका 8% से शुरू होगा, ये आपका 1% बढ़ करके 9% हो जाएगा।
9.5% हो जाएगा एंड देन अगेन 10% हो जाएगा। तो 10% कब होगा? 23-24 में, है ना, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, और 22-23 फाइनेंशियल ईयर में 9.5% होगा। तो हम यहाँ 9.5% लिख सकते हैं। ओके, सारी बातें मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दी। आई बिलीव अब इसमें कोई डाउट नहीं बनना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं बननी चाहिए। अब अगर कोई फॉरेन बैंक है जिसकी 20 से कम ब्रांचें हैं, हमने पहले वाले में कवर किया था, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हो या ऐसा कोई फॉरेन बैंक हो जिसकी 20 से प्लस ब्रांचें हो, 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हों, 20 या 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हों। अब अगर कोई फॉरेन बैंक है जिसकी 20 से कम ब्रांचें हैं मान लीजिए, तो उसको सिर्फ एक टारगेट दिया जाता है फ्रेंड, टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 40% का, बस, और कोई टारगेट नहीं दिया जाता है। देयर आर दीज फॉरेन बैंक हैव नो अदर टारगेट और सब टारगेट, इसके अलावा कोई नहीं, ऐसा नहीं है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर का कोई टारगेट नहीं है, माइक्रो इंटरप्राइजेज का कोई टारगेट नहीं है, एग्रीकल्चर का कोई टारगेट नहीं है, ये सारे टारगेट यहाँ खत्म हो जाते हैं। सिर्फ एक टारगेट है कि भैया आपको ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 40% का अचीव करना है। उसमें एक छोटी सी बात है कि जो है 32%, 32% तक जो है आप लेंडिंग टू एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और 8% कम से कम आपको अदर प्रायोरिटी सेक्टर को देना होगा। क्योंकि ये फॉरेन बैंक है, विदेशी बैंक है, तो इनके जो ज़्यादातर लोन होंगे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड होंगे। तो यही बोल रहा है कि आप 32% तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लोन दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 8% बचता है उसको अदर सेक्टर में, मतलब एजुकेशन में हो गया, हाउसिंग में हो गया, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी में हो गया, यहाँ कहीं ना कहीं जरूर बांट दीजिए। ओके, तो क्लियर हो जाती है बात कि फॉरेन बैंक अगर जिसकी 20 से कम ब्रांचें हैं तो उसको सिर्फ एक टारगेट होता है कि 40% प्रायोरिटी सेक्टर का टोटल टारगेट जो होता है वो आप अचीव कर लीजिए, बस आपका काम खत्म है। ठीक है, और उस 40% में भी इन्होंने कहा है कि 32% तक अगर तुम चाहो तो एक्सपोर्ट के लिए जो है लोन दे सकते हो, लेकिन उसके अलावा जो 8% बचता है उसको अदर जगहों पर आपको, अदर प्रायोरिटी सेक्टर के मतलब एरियाज में आपको देना पड़ेगा। कोई और टारगेट नहीं होता है। कन्फ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फॉरेन बैंक जिसकी 20 से कम ब्रांचें हैं उसका एग्रीकल्चर का कितना टारगेट होता है? एग्रीकल्चर में कोई टारगेट नहीं। उसका माइक्रो इंडस्ट्रीज में, माइक्रो इंटरप्राइज में कितना होता है? कोई टारगेट नहीं होता है। ओके, तो ये बात आपको कन्फ्यूज नहीं होनी है। आरआरबीज की बात करें, रीजनल रूरल बैंक के केस में, जो आप अगर आरआरबीज में मतलब आपकी पोस्टिंग है तो वहाँ पर इन टारगेट्स के पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, यही पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो रीजनल अगर आप ग्रामीण बैंकों में काम करते हैं, जैसे बड़ौदा ग्रामीण बैंक हो गया, है ना, बहुत सारे ग्रामीण बैंक हैं, उनमें अगर आप काम करते हैं तो देखिए टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का जो टारगेट होता है फ्रेंड्स वो 75% का होता है। अब देखिए, चूँकि आप ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब रूरल बैंक ही है, ग्रामीण है ना, और प्रायोरिटी सेक्टर का जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं हद तक जो है ग्रामीणों को ही अफेक्ट करता है, तो इसलिए प्रायोरिटी सेक्टर का जो टारगेट होता है 75% का टारगेट होता है। ऐसे पीएनबी और एसबीआई वगैरह के लिए 40% का है, लेकिन बड़ौदा ग्रामीण बैंक इन सब के लिए 75% का होता है। एक स्टार लगा हुआ है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। एग्रीकल्चर का जो टारगेट होता है सेम वही 18% का, सेम जैसा वहाँ था शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के केस में। माइक्रो इंटरप्राइजेज का 7.5% सेम है। एडवांस टू वीकर सेक्शन ये 15% है और फिक्स लिखा हुआ है मैंने। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ टेबल नहीं रेफ़र करनी है, हमें यहाँ कोई टेबल नहीं रेफ़र करनी इस फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एडवांस टू वीकर सेक्शन आरआरबीज के लिए 15% एकदम फिक्स है, कोई चेंजेज नहीं है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए अगेन हमको टेबल 2 यानी वही टेबल रेफ़र करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट कितना है? अगर ग्रामीण बैंक के केस में बात करें 75% का। एग्रीकल्चर के लिए कितना है? 18% का। 18% में ये हैश जो लगा, इसका मतलब 18% में से 10% आपको स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए बांटना पड़ेगा। ठीक है, माइक्रो एंटरप्राइज में कोई डाउट नहीं है, 7.5% सेम वहाँ भी था, यही है। एडवांस टू वीकर सेक्शन ग्रामीण बैंक के केस में, आरआरबीज के केस में ये 15% पर फिक्स है, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के केस में हमें टेबल 2 रेफ़र करनी है। टेबल 2 अगर याद हो आपको तो क्या था? 8%, देन नेक्स्ट ईयर जो है 9% हो रहा था, 1% बढ़ा था, फिर 9.5% हुआ था, और फिर जो है 10% हो गया था। ये वाली टेबल हमें स्मॉल और मार्जिनल के केस में। अब ये 8% कब था? 2021 फाइनेंशियल ईयर के लिए, ये 21-22 के लिए है, ये 22-23 के लिए है, ये 23 और 24 के लिए है। मैं इसे अगेन इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपको धीरे धीरे याद होता चला जाए। अब अगर आपसे पूछे कि अभी जो है इसका टारगेट क्या होगा, तो 9.5% का होगा हमारा, 9.5% का। ठीक है, क्लियर हो गया। अब 75% का जो टोटल टारगेट है उसमें देख लीजिए। हाउएवर लेंडिंग टू मीडियम एंटरप्राइजेस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी शैल बी रिकॉर्ड ओनली अप टू 15% ऑफ AN
BC। इनका कहने मतलब ये है कि अगर मान लीजिए जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट है 75% है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि जो ग्रामीण बैंक है वो ऐसा करे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन माइक्रो इंटरप्राइजेज और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी को दे दे और बाकी एजुकेशन लोन और ये सब कम दे दे, तो उस पर भी जो है RBI ने जुगाड़ कर रखा है कि अगर इनको खूब लोन बांटो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना लोन देना है दे दो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 15% तक ही आपका काउंट करूँगा मैं, ये सारे लोन मिला करके तुम्हारा 15% होगा। अब तुम चाहे 100% दे दो या 90% दे दो, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 15% ही तुम्हारा इन सेक्टर्स में जाना चाहिए। अगर ज़्यादा देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं काउंट केवल 15% ही करूँगा। इसका मतलब मीडियम इंटरप्राइजेज को लोन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को लोन और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अगर लोन देता है तो मैक्सिमम 15% तक का, मैक्सिमम 15% आप दे सकते हैं ना, 75% का 15% ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप दे सकते हैं, किसमें जो है इन सभी सेक्टर्स में। इसका मतलब ये हुआ कि 60% लोन बाकी अदर सेक्टर में, जैसे एजुकेशन में, हाउसिंग लोन के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, इन सबको देना पड़ेगा, और 15% जो है आप इन सभी माइक्रो इंटरप्राइजेज और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन सभी जगहों पर दे सकते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात ये अब आपको, ठीक है। तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का लोन 75% है, और उस 75% में ये कहा गया है कि मैक्सिमम 15% का लोन आपका कंसिडर किया जाएगा अगर आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल वगैरह बनवाना है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी देनी है, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी है ना, बायोगैस एनर्जी, इन सब में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं कोई, तो उन सभी मतलब इन चीज़ों को लगाना चाहता है कोई, प्लांट वगैरह डालना चाहता है, तो उसमें मैक्सिमम जो RRBs हैं उनके 15% तक जो है, ANBC का 15% तक ही इसमें काउंट होगा, बाकी का 60% अदर क्षेत्रों में देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर का जो टारगेट है 18% का है, और उसमें से 10% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए रखना पड़ेगा। माइक्रो इंटरप्राइजेज का 7.5% है। वीकर सेक्शन के लिए 15% फिक्स है, कोई चेंजेस नहीं है, 15%। ये क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन होती है यहाँ पर। क्यों कन्फ्यूजन होती है? क्योंकि एक जगह टेबल आप रेफर कर रहे हो और एक जगह 15% फिक्स है, इसलिए आप डाउट में आ जाओगे। अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, वरना आप खुद ही एग्जाम में डाउट में आ जाओगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि ग्रामीण बैंकों में वीकर सेक्शन के लिए 15% है, और स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए हमें टेबल को रेफर करने की आवश्यकता है। टेबल भी मैंने आपको बता दी, ये देखिए अगेन टेबल देख लीजिए। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की टेबल नंबर 2, 20-21 के लिए 8%, 21-22 के लिए 9%, 22-23 के लिए 9.5% एंड 23-24 के लिए 10% का टारगेट रखा गया है। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात हम यहाँ पर कर लेंगे। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो टारगेट होता है फ्रेंड, देखिए टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 75%, वही जो RRBs वाला टारगेट है। देखिए रीजनल रूरल बैंक जो ग्रामीण बैंकों का टारगेट वही सेम है। एग्रीकल्चर का अगेन 18% है, और उसमें से 10% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए बांटना पड़ेगा। माइक्रो इंटरप्राइजेज का 7.5% है, ठीक है, यानी कि ये RRBs वाला ही चल रहा है। एडवांस टू वीकर सेक्शन, ये अब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वाला हो गया, यानी ये टेबल 1 को रेफर करिए और ये टेबल 2 को रेफर करिए, ठीक है। तो एडवांस टू वीकर सेक्शन में याद करिए हमारी गाइडलाइन क्या है, 10%, नेक्स्ट ईयर 11%, 11.5% एंड नेक्स्ट ईयर 12%, ये है हमारा। और अगर हम मार्जिनल और स्मॉल फार्मर की बात करें तो 8%, देन 9%, देन 9.5% एंड देन 10%। और ये किस फाइनेंशियल ईयर के लिए है? ये फ्रेंड्स जो है पहला वाला 2021 के लिए है, दूसरा वाला 21-22 फाइनेंशियल ईयर के है, तीसरा वाला 22-23 फाइनेंशियल ईयर के है, एंड द फोर्थ वन इज फॉर 23-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए है। ओके, तो बस ये टेबल रेफर करनी पड़ेगी, थोड़ा याद करके जाइएगा, क्योंकि कई सारे टारगेट मैंने एक साथ बता दिए, पूछे जाते हैं कन्फ्यूज करने के लिए, इसलिए बताना भी ज़रूरी है। तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 75% है, एग्रीकल्चर का 18% है, माइक्रो इंटरप्राइजेज का 7.5% है, और एडवांस टू वीकर सेक्शन जो है आपका टेबल 1 है, और माइक्रो और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर टेबल 2 है। देखिए अगर आप ध्यान देना तो माइक्रो इंटरप्राइजेज का सब में सेम है, ये फिक्स रहा है। एग्रीकल्चर का 18% भी लगभग फिक्स रहा है, ये वैल्यू बदलती रही है और ये वैल्यू बदलती रही है। ओके, तो जैसे भी है एक बार चाहे नोट डाउन कर लीजिए और फिर एक कंपैरेटिव स्टडी कर लीजिएगा, आपको काम आ जाएगा। अब बात करेंगे प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की, इनके टारगेट थोड़े अलग होते हैं। तो जो इनके टारगेट है फ्रेंड, देखिए टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का जो टारगेट है वो 40% है, माइक्रो एंटरप्राइजेज का 7.5% है, और एडवांस टू वीकर सेक्शन का टेबल 1 को रेफर करना है। इसके अलावा दूसरे टारगेट नहीं है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में एग्रीकल्चर का कोई टारगेट नहीं है, ठीक है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर का कोई टारगेट नहीं है। ओके, तो टारगेट कौन कौन से हैं? टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का जो टारगेट है 40% है,
इसमें स्टार लगा वो भी हम समझेंगे। माइक्रो एंटरप्राइज का 7.5% है। एडवांस टू वीकर सेक्शन, वही टेबल को रेफर करना है। अब इसमें जो इन्होंने कहा कि टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का जो टारगेट 40% है ना, उसमें भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा 40% तो है, लेकिन इसको जो है बढ़ा करके 75% करना है। कब से? 31 मार्च 2024 तक, यानी 31 मार्च 2024 तक इसको 40% ना रह करके ये 75% हो जाएगा, लेकिन उसको भी फेज्ड मैनर में करना है, धीरे धीरे करना है। और किस तरह से धीरे धीरे होगा वो चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि 31 मार्च 2020 तक 40% का है, 31 मार्च 2021 तक 45% का है, 31 मार्च 2022 तक 50% का है, 31 मार्च 2023 तक 60% करना है, और 31 मार्च 2024 तक 75% करना है। तो अभी ये वाला टारगेट मेरे ख्याल से चल रहा होगा 31 मार्च 2022 में जो 50% करना था, ठीक है। 31 मार्च 2023 तक इसे 60% ले आना है, यानी कि अभी 2-3 महीने में, जो 3 महीने आने वाले हैं उसमें ये 60% पहुंच जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ध्यान रखेंगे हम इस चीज़ को, थोड़ा सा टेबल को जो है ज़रा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी तो जो प्रायोरिटी सेक्टर का जो टारगेट है वो 40% है इनिशियली जो दिया हुआ है, लेकिन इसको जो है फेज्ड मैनर में इनको बढ़ाना है, यानी कि 2020 में 40% है, 40% है, 2021 में 45% है, 22 में, यानी कि फाइनेंशियल एंड की बात कर रहे हैं ना, 50% हो जाना है, और उसके बाद में 23 में 60% हो जाना है, और 24 में 75% होना है। 31 मार्च, ये हर एक केस में 31 मार्च की बात हो रही है, ठीक है। तो इस फेज्ड मैनर में जो ये आपके प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, इनको टारगेट को अचीव करना है। तो प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 40% है, माइक्रो एंटरप्राइज के लिए 7.5% है, और एडवांस टू वीकर सेक्शन के लिए अगेन टेबल 1 को रेफर करना है। वीकर सेक्शन के लिए 10%, 10%, 11%, 11.5% और 12%, राइट, यही वाला है। 2021 होगा, 21-22 होगा, ये 22-23 होगा, और ये 23-24 फाइनेंशियल है। ये टेबल 1 मैंने आपके लिए फिर से बना दी है, ध्यान रख करके जाएंगे, ठीक है। ओके, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का आपने टारगेट देख लिया किस फेज्ड मैनर में, ये टेबल मैंने आपको बना ही दी थी। ओके, छोटी छोटी और बातें देखते हैं। क्या है? ऑल डोमेस्टिक बैंक्स अदर देन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जितने भी डोमेस्टिक बैंक हैं और फॉरेन बैंक विथ मोर देन 20 ब्रांचेज टू इंश्योर दैट ओवरऑल लेंडिंग टू नॉन कारपोरेट फार्मर्स, NFC, नॉन कारपोरेट फार्मर डज नॉट फॉल बिलो द सिस्टम वाइड एवरेज ऑफ द लास्ट 3 years अचीवमेंट विच विल बी सेपरेटली नोटिफाइड एवरी ईयर, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जितने भी हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक है और विदेशी बैंक जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, उनको ये इंश्योर करना है कि जो नॉन कारपोरेट फार्मर है, नॉन कारपोरेट फार्मर मतलब जो कारपोरेट नहीं है, यानी कि आम किसान, जो जनरल आम किसान या आम आदमी जो है, उसको जो लोन दिया जा रहा है वो एक सर्टेन लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए। पिछले 3 साल का जो एवरेज है, सिस्टम वाइड एवरेज पिछले 3 साल का जो है, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, और इसको सेपरेटली हर साल नोटिफाई किया जाता है। और इस साल का नोटिफिकेशन कहता है कि जो टारगेट है वो ये है कि 2022-23 के लिए 13.78% ऑफ ANBC एंड COB व्हिच इज हायर, ठीक है। तो 13.78 से नीचे नहीं जाना चाहिए जो नॉन कारपोरेट फार्मर है ना, नॉन NCF जो लोन है, यानी कि जो कारपोरेट फार्मर वो हो गए भाई जो बड़े बड़े किसान हैं, जो बड़े बड़े किसान मतलब जिनके 100 बीघे खेत है, 100 हेक्टेयर खेत है ना, वो जो है कारपोरेट फार्मर्स हो जाते हैं, जिनके करोड़ों के लोन चल रहे हैं। नॉन कारपोरेट फार्मर जो छोटे छोटे किसान हैं, जिनका KCC वगैरह आपने कर रखा है, तो ऐसे लोगों को जो प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट है उसका 13.78% से नीचे नहीं जाना चाहिए। ध्यान रखेंगे ये जो है, ये जो पॉइंट है ये ध्यान रखेंगे, कितना होना चाहिए? 13.78, और ये पिछले 3 साल का जो भी अचीवमेंट है उसका जो है एवरेज होता है। ओके, तो इंश्योर करना है कि ओवरऑल लेंडिंग जो है नॉन कारपोरेट फार्मर को नीचे नहीं जानी चाहिए पिछले 3 साल का जो अचीवमेंट है उसके एवरेज से, और ये हर साल नोटिफाई किया जाता है। और इस साल जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से 13.78 है 2022 और 23 के लिए नॉन कारपोरेट फार्मर्स की लेंडिंग। ओके, क्लियर हो जाती है बात। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हमारे पास में कुल मिलाकर के 8 जो है सेक्टर्स हैं, है ना। एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया। तो इन 8 में से पहला जो है सेक्टर हम यहाँ पर उठा रहे हैं एग्रीकल्चर वाला। जब अगर आपको याद हो, पहली स्लाइड अगर आप देखें,
ये ठीक है, ये इन सब के बारे में। तो अभी तक हमने प्रायोरिटी सेक्टर का एक जनरल ओवरव्यू लिया है। अब इन सब के बारे में एग्रीकल्चर पहले बात करेंगे, फिर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज, फिर क्रेडिट, एक्सपोर्ट, एजुकेशन, इन सभी 8 के बारे में बात करेंगे। और फिर इसके अलावा भी कुछ बातें जो जनरल हैं, जो कॉमन हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ओके, तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, द लेंडिंग टू एग्रीकल्चर सेक्टर विल इंक्लूड फार्म क्रेडिट, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज एंड लैंडिंग टू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एंसिलरी एक्टिविटीज़। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लैंडिंग होती है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहला आता है फार्म क्रेडिट। फार्म क्रेडिट में आपका एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज। एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी होता है, एलाइड सर्विसेज मतलब जो खेती बाड़ी के अलावा आप उसी के साथ कर पाएँ, जैसे आप जो है भेड़ पाल सकते हैं, बकरी पाल सकते हैं, गाय भैंस पाल सकते हैं, है ना, बागवानी कर सकते हैं आप, जो है शहद की मतलब जो है मधुमक्खी पाल सकते हैं, रेशम के कीड़े पाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी एलाइड एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। ठीक है, तो फार्म क्रेडिट में खेती बाड़ी और प्लस एलाइड सर्विसेज हो गई। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जो लोन दिया जाता है वो भी एग्रीकल्चर में आता है, और एंसिलरी सर्विसेज भी जो है इसमें एक्टिविटीज़ भी इसमें आती हैं। अभी हम आगे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती है और एंसिलरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें आती है वो अभी हम देख लेंगे डिटेल में इसी में ही लेक्चर में। ठीक है, अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट के कंपोनेंट है, पहला फार्म क्रेडिट जिसमें इंडिविजुअल फार्मर को लोन दिया जाता है, दूसरा फार्म क्रेडिट जिसमें कॉर्पोरेट फार्मर को लोन दिया जाता है, तीसरा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में लोन, और चौथा एंसिलरी एक्टिविटीज़ का लोन। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें होती हैं, इसके अलावा भी होती हैं लेकिन ये 4 हैं बेसिकली। अब बात करेंगे यहाँ पर 2 चीज़ें आएंगी अभी आपके सामने। NWR निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। NWR का फुल फॉर्म होता है निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। ENWR का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। ओके, तो NWR निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट होता है, इसमें ई लगा दीजिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक अगर शुरू में जोड़ दीजिए तो वही ENWR हो जाता है। तो वेयर हाउस रिसिप्ट होती है, मतलब कोई गोदाम है, गोदाम में जो है सामान आपने स्टोर कर रखा है और उसकी रसीद यानी रिसिप्ट अगर आप देते हैं तो वही होता है NWR निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो ENWR हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहला फार्म क्रेडिट जिसमें इंडिविजुअल फार्मर्स को हम लोन देते हैं, तो लोन्स टू इंडिविजुअल फार्मर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG JLG। ठीक है, तो इंडिविजुअल फार्मर को आप लोन दे दीजिए, या SHG को सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दे दीजिए, JLG जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप को लोन दे दीजिए। इस लेक्चर में नहीं, लेकिन आगे आने वाले लेक्चरों में हमें SHG के बारे में और JLG के बारे में भी डिटेल में चर्चा करनी है। ओके, दैट इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फार्मर्स, यानी कि ये जो SHG होते हैं या JLG होते हैं, ये क्या होते हैं, इंडिविजुअल फार्मर्स का ग्रुप होता है। एक एक करके बहुत सारे किसान एक साथ जुड़ करके एक ग्रुप बनाते हैं, उसे SHG और JLG के रूप में रखा जाता है। डायरेक्टली इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये सारे लोग, यह इंडिविजुअल किसान हो, चाहे SHG हो, चाहे JLG हो, ये सभी जो है क्या है, इंगेज हैं किसमें, एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी में, या एलाइड सर्विसेज जिसमें डेयरी है ना, दुग्ध पालन, फिशरीज मछली पालन, एनिमल हस्बेंड्री मतलब जानवरों का पालना जिसमें बहुत सारे जानवर, पोल्ट्री होता है, ये मुर्गी पालन है ना, बी कीपिंग मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम के कीड़े पालना है ना। सेरीकल्चर कई बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया गया कि सेरीकल्चर क्या होता है, तो उसमें रेशम के कीड़े पालना होता है या जो है मधुमक्खी पालना होता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो सेरीकल्चर इज रेशम के कीड़े पालने को सेरीकल्चर कहते हैं। ओके, तो ये सारी एलाइड एक्टिविटीज़ हो गई। डेयरी मतलब जो है उद्योग खोलना, मछली पालन, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन है ना, और रेशम के कीड़े पालना, ये सारे जो है भेड़ पालन, बकरी पालन, ये सारी चीज़ें जो है आपकी एलाइड सर्विसेज हो जाती हैं। एलाइड एक्टिविटीज होती है। तो फार्म क्रेडिट में आप इंडिविजुअल फार्मर्स को लोन देते हैं, तो इंडिविजुअल फार्मर्स में आप इंडिविजुअल फार्मर को लोन देते हैं। ऐसे किसानों का ग्रुप जो SHG बनाया हो, या ऐसे किसानों का ग्रुप जो JLG के रूप में जुड़ा हुआ हो, तो उन सबको आप जो है लोन प्रोवाइड करते हैं। अब इनको जो लोन दिया जाता है उसकी क्या खासियत होती है, तो लोन अगेंस्ट प्लेज आर हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्लूडिंग वेयर हाउस रिसिट। तो क्या होता है, हम यहाँ पर लोन देंगे लेकिन किसके अगेंस्ट में, प्लेज या हाइपोथिकेशन करवाएंगे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, जो भी आपने खेती में पैदा किया हुआ है। जैसे आपने जो है गेहूँ बोया और गेहूँ जो प्रोड्यूस किया है उसको आपको बैंक के अगेंस्ट प्लेज या हाइपोथिकेट करना पड़ता है, प्लेज करना पड़ता है या हाइपोथिकेट करना पड़ता है, और तब जो है उसके अगेंस्ट में हम आपको लोन देते हैं। अब प्लेज कैसे होगा, जैसे मैंने गेहूं बोया मान लीजिए और 20 कुंटल जो है गेहूं मैंने प्रोड्यूस किया है,
तो क्या करूँगा, मैं इसको ले जा करके जो है किसी गोदाम में वेयर हाउस में रखूँगा, वहाँ वेयर हाउस से एक रिसिप्ट ले आऊँगा और उसी रिसिप्ट को ही मैं यहाँ पर हाइपोथेकेट या प्लेज करवा दूँगा और उसी के आधार पर मैं लोन ले लेता हूँ। तो जो मैक्सिमम लोन दिया जाता है फ्रेंड्स वो 12 महीने के लिए दिया जाएगा ऐसे केस में, ठीक है। मैक्सिमम 12 महीने के लिए लोन होता है। मैक्सिमम लोन 75 लाख का होगा अगर आप NWR है ना, निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट या इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट देते हैं तो। और अगर आप वो नहीं देते हैं NWR और ये नहीं देते हैं बल्कि वेयर हाउस रिसिप्ट देते हैं जो कि NWR या ENWR की कैटेगरी में नहीं आती है, यानी कि निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट ना होकर के ऐसे नॉर्मल वेयर हाउस रिसिप्ट अगर आप देते हैं तो उस केस में मैक्सिमम लोन 50 लाख रुपए का आपको दिया जाता है, ठीक है। जिनके स्केल हायर हैं 4 to 5 हैं, 5 to 6 हैं या 3 to 4 हैं, वो थोड़ा ज़्यादा चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। और स्केल 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, अगर आपको जहाँ पर लगे ना कि समझ के आना बंद हो गया है तो समझ लीजिए कि वो आपके लिए नहीं है। जहाँ पर आपको समझ में आना बंद हो जाए वो आपके लिए नहीं है। जहाँ तक समझ में आए वो समझते हुए आगे बढ़ते चलना है, ओके। क्योंकि एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा आपके लिए, ओके। तो देखिए, अगर लोन दिया जा रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर में जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो भी एग्रीकल्चर में पैदा हुआ है उसको जो है प्लेज करके या हाइपोथेकेट करके, यानी बैंक के पास में गिरवी रख करके जो लोन दिया जाता है वो मैक्सिमम 12 महीनों के लिए दिया जाता है। मैक्सिमम 75 लाख का लोन बैंक देगा अगर आप NWR या ENWR प्रेजेंट करते हैं, यानी कि निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट या इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट अगर आप देते हैं तो 75 लाख का लोन ले लीजिए। अगर ये नहीं देते हैं बल्कि साधारण जो है वेयर हाउस रिसिप्ट देते हैं तो उस केस में आपको मैक्सिमम 50 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, ओके। तो ये एक ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये जो लिमिट्स हैं, ये जो नंबर्स हैं बहुत पूछे जाते हैं, 75 लाख 50 लाख ये कन्फ्यूज करते हैं इसलिए पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लोन टू डिस्ट्रेस फार्मर्स इंडेप्टेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर, तो जो आपका हम बात कर रहे हैं कहाँ पर, इंडिविजुअल फार्मर्स को जो हम लोन दे रहे हैं, फार्म क्रेडिट की बात करें तो जो डिस्ट्रेस फार्मर है, जो परेशान किसान है जिसने किसी मतलब बैंक के अलावा नॉन इंस्टीट्यूशनल जैसे साहूकार से अगर लोन ले लिया है और उसके कर्जे में दबा जा रहा है तो उसको जो लोन दिया जाता है वो भी आपका एग्रीकल्चर लोन का ही पार्ट होता है, यानी प्रायोरिटी सेक्टर का ही पार्ट होता है, ओके। और इसमें कोई लिमिट जैसी बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा कि कोई लिमिट नहीं है कि कितने रुपए का लोन जो है अगर किसान ने ले रखा है तो बैंक लोन प्रोवाइड करेगा, कितने भी अमाउंट का लोन ले रखा है अगर उसने साहूकार से तो उतने रुपए का लोन जो है बैंक देगा ताकि वो सेठ साहूकार के चुंगल से छूट पाए, ओके। डिस्ट्रेस फार्मर, ओके। लोन टू फार्मर अंडर KCC है ना, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो आपने किसान मतलब लोन दिया गया वो भी प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। लोन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर फॉर परचेज ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, तो स्मॉल और मार्जिनल जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो अगर ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो लोन दिया जाता है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, जो अगर ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो जो लोन दिया जाता है वो भी प्रायोरिटी सेक्टर का ही पार्ट होता है, ओके। तो इतनी सारी बातें हमने कर ली। अब हम दूसरा पार्ट करेंगे एग्रीकल्चर लोन की। हम यहाँ एग्रीकल्चर की बात करें प्रायोरिटी सेक्टर में तो लोन टू कारपोरेट फार्मर एंड पार्टनरशिप फर्म। पहले हमने इंडिविजुअल जो है फार्मर के बारे में देखा कि एक किसान हो, अब यहाँ पर कारपोरेट फार्मर्स बड़े किसान, उनकी जो पार्टनरशिप फर्म वगैरह हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, उनके लिए लोन की बात करेंगे। तो लोन टू कारपोरेट फार्मर्स, पार्टनरशिप फर्म्स एंड कोऑपरेटिव्स ऑफ फार्मर्स डायरेक्टली इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, ठीक है। तो यहाँ पर लोन किनको दिया जाता है, कारपोरेट फार्मर्स को दिया जाता है, बड़े बड़े फार्मर्स को, उनकी पार्टनरशिप फर्म हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रखी हुई किसानों ने, लेकिन ऐसे किसान जो कि डायरेक्टली एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी में इंगेज्ड हों उन्हीं को ही यहाँ पर माना जाएगा। तो उनको मैक्सिमम लोन कितना दिया जाएगा, 2 करोड़ रुपए का मैक्सिमम लोन दिया जा सकता है। यानी कि अगर कारपोरेट फार्मर है तो मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। अगर जो है नॉर्मल है तो उस केस में हमने देखा था 75 लाख वगैरह का ना। अच्छा, जो इंडिविजुअल जो है आपका इंडिविजुअल जो फार्मर के केस में लोन वाली कंडीशन है वो यहाँ पर भी अवेलेबल है। इंडिविजुअल किसान को हमने लोन की बात की थी कि अगर वो जो है जो NWR या ENWR यानी निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट या इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट अगर जो है प्लेज या हाइपोथेकेट कर दे बैंक के नाम तो मैक्सिमम 75 लाख का लोन देंगे। अगर जर्नल नॉर्मल सी वेयर हाउस रिसिप्ट ले आता है तो मैक्सिमम 50 लाख रुपए का लोन देंगे और जो है मैक्सिमम 12 महीने के लिए ये लोन दिया जाता है। ये किसके लिए बात की थी, हमने इंडिविजुअल जो है फार्मर के लिए बात की थी। तो वो लोन जो है कारपोरेट फार्मर को भी अवेलेबल रहता है। जो इंडिविजुअल फार्मर के लिए जो लोन था, ये वाला जो इंडिविजुअल फार्मर के लिए लोन था वो कारपोरेट जो है फार्मर के लिए भी अवेलेबल रहता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन इसके अलावा कारपोरेट फार्मर्स मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए तक का भी लोन ले सकते हैं
अगर वो कॉर्पोरेट किसान है, उसकी पार्टनरशिप फर्म है या कोऑपरेटिव फार्मर्स हैं, ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह बना रखा है, तो उसको 2 करोड़ रुपए तक का मैक्सिमम लोन दिया जा सकता है। अब बात करेंगे लोन टू एफपीओ एफपीसी। अब सवाल होगा कि एफपीओ क्या है, तो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, एफपीसी होता है फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज, ठीक है। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर जो कंपनीज है, अगर वो लोन लेना चाहती है तो मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए का लोन पर बारोवर दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए का लोन पर बारोवर प्रोवाइड किया जाता है, किसको, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को। मैक्सिमम कितने का लोन देंगे हम फ्रेंड, 5 करोड़ रुपए का लोन दे सकते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर नॉट परमिटेड टू लेंड कोऑपरेटिव फार्मर। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है किसानों की, तो उनको अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को लोन देना अलाउ नहीं है, यानी यूसीबी के पास अगर कोऑपरेटिव फार्मर्स जाते हैं तो उनको कोई लोन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमने अभी तक अगर देखें तो इंडिविजुअल जो फार्मर्स हैं, छोटे किसान है ना, इंडिविजुअल किसान जो हैं, उनको मैक्सिमम 75 लाख रुपए का लोन मिलेगा अगर वो निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट या इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट प्रेजेंट करते हैं। 50 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा अगर वो नॉर्मल वेयर हाउस रिसीट देते हैं। मैक्सिमम जो है 12 मंथ के लिए ये लोन होता है। अच्छा, ये जो लोन है ये इंडिविजुअल फार्मर के लिए भी है और ये जो है कारपोरेट फार्मर के लिए भी अवेलेबल है। इसके अलावा कारपोरेट फार्मर चाहे तो मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकता है। उसी जगह का अगर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये उनकी बात हो रही। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन जैसे जो आपके चिप्स वगैरह बनाती है फ्रेंड्स, उन्हें मतलब कि फार्मर का जो है आलू वगैरह खरीदा और उसे चिप्स वगैरह बना करके जो बेचते हैं, है ना, वैसी कंपनियां अगर लोन लेना चाहें तो इन्हें 5 करोड़ रुपए तक का लोन जो है पर बारोवर मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की और फिर एंसिलरी एक्टिविटीज़ की। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं तो देख लीजिएगा। लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, वेयर हाउस, गोडाउंस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन। तो अगर कोई लोन लेना चाहता है कि उसे कोल्ड स्टोरेज बनाना है, वेयर हाउस बनाना है, गोदाम बनाने हैं, उन सब के लिए अगर वो लोन लेता है तो वो आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होगा। सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि मिट्टी को जो है कंजर्व करना चाहते हैं। वाटर से डेवलपमेंट, मतलब पानी को बचाने की जो है टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर एंड एग्री बायोटेक्नोलॉजी, सीड प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर, एग्री बायोटेक्नोलॉजी और सीड प्रोडक्शन, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए, अगर बहुत ज़्यादा 3 to 4 या 4 to 5 नहीं जाना जा रहे हैं तो सिंपल याद रखिए कि कोल्ड स्टोरेज बनवाना है, वेयर हाउस गोडाउन वगैरह बनवाना है या सॉइल कंजर्वेशन करना है, तो वो सारी चीज़ें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होती हैं। अगर आपकी हायर स्केल है बहुत ज़्यादा तो उस केस में ये सारी चीज़ें, प्लांट टिश्यू कल्चर वगैरह कई बार पूछे गए हैं कि ये जो है प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए अगर कोई व्यक्ति लोन लेना चाहता है तो मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है, तो ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में पर बारोवर मैक्सिमम जो लोन बैंकिंग सिस्टम से मिल सकता है वो 100 करोड़ रुपए का मिल सकता है। तो ध्यान रखेंगे कि प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए यदि कोई जो है लोन लेना चाहता है तो मैक्सिमम 100 करोड़ रुपीज़ का लोन उसे मिल सकता है। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में पर बारोवर मैक्सिमम लोन इज 100 करोड़, ध्यान रखेंगे, ओके। एंसिलरी एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो फॉलोइंग लोन कम्स अंडर एंसिलरी सर्विसेज। तो कौन कौन से जो है लोन है जो कि एंसिलरी सर्विसेज में आते हैं। लोन फॉर सेटिंग ऑफ एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर। तो अगर आप एग्री क्लिनिक खोलना चाहते हैं, मतलब जो है खरपतवार जो होते हैं खेतों में उनको नष्ट करने के लिए अगर कोई क्लिनिक, या फिर फसलों में कीड़े ना लग पाएँ, है ना, तो उन सब के लिए अगर आप चाहें तो एग्रीकल्चर अगर एग्री क्लिनिक खोलना चाहते हैं या एग्री बिजनेस सेंटर जहाँ पर खाद वगैरह बेची जाती है, जहाँ पर बीज वगैरह बेचा जाता है, तो वो सारे एग्री बिजनेस सेंटर में आते हैं। तो ऐसी चीज़ों को सेटअप करने के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो वो आपका एंसिलरी एक्टिविटीज़ में आता है फ्रेंड्स। किस में आता है, एंसिलरी एक्टिविटीज़ में आता है। तो यहाँ पर लोन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ फार्मर फॉर परचेज ऑफ प्रोड्यूस ऑफ मेंबर मैक्सिमम 5 करोड़ होता है, ठीक है। तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है किसानों की और वो जो है सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनसे जो भी उन्होंने अनाज उगाया हुआ है उसको अगर ख़रीदना चाहते हैं तो मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए का लोन मिलता है। अगर कोई स्टार्टअप है, ऐसा स्टार्टअप जो ऐसी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो मैक्सिमम 50 करोड़ रुपए का लोन उस स्टार्टअप को मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात होती है कि ये जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप जिसकी डेफिनेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा दी गई हो,
इंगेज होना चाहिए एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विसेज में। ओके, ध्यान रखेंगे स्टार्टअप को हर जगह जो लोन दिया गया है मैक्सिमम 50 करोड़ का ही दिया गया है, लेकिन बशर्ते कि वो स्टार्टअप उस पर्टिकुलर काम में इन्वॉल्व हो। जैसे यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए हम लोन दे रहे हैं तो ये एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ में, अलाइड सर्विसेज में इंगेज रहना चाहिए जो भी स्टार्टअप है। ऐसा नहीं कि जो स्टार्टअप है वो जो है इन्वॉल्व है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से तो उसको 50 करोड़ का लोन यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं मिलेगा। अगर वो एग्रीकल्चर या अलाइड सर्विसेज से रिलेटेड है, उसमें इंगेज्ड है, तो उस स्टार्टअप को मैक्सिमम 50 करोड़ का लोन दिया जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को मैक्सिमम कितना लोन दिया जाता है? 5 करोड़ का। उसके बाद में लोन फॉर फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग मैक्सिमम 100 करोड़ पर बारोवर फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम होता है। तो फूड और एग्रो प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए मैक्सिमम 100 करोड़ रुपए पर बारोवर मिलता है बैंकिंग सिस्टम से। ठीक है, तो ये जहाँ जहाँ पर नंबर्स आई हैं उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है, ध्यान रखने की आवश्यकता है यहाँ पर। ओके, तो एंसिलरी एक्टिविटीज़ में हमने देखा, उससे पहले ये वाला देख लीजिए। इसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में पर बारोवर मैक्सिमम 100 करोड़ रुपए का लोन दिया जा सकता है। उसके बाद में एंसिलरी एक्टिविटीज़ में एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस वगैरह आते हैं। इसमें अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है किसानों की तो मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए का लोन। अगर स्टार्टअप है जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो मैक्सिमम 50 करोड़ का लोन। और अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है तो मैक्सिमम जो है 100 करोड़ रुपए का लोन पर बारोवर दिया जाता है ना। अगर फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है तो 100 करोड़ रुपए का लोन पर बारोवर दिया जाता है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट अंडर RIDF एंड अदर एलिजिबल फंड्स विथ नाबार्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल। तो जब भी प्रायोरिटी सेक्टर में शॉर्टफॉल होती है, आप प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट नहीं पूरा कर पाते हैं, तो जो पेनाल्टी है वो RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के पास जमा करना पड़ता है। तो वो जो आप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के पास पैसा जमा करते हो वो आता है फंड्स आपका किसमें? एंसिलरी एक्टिविटीज़ में काउंट किया जाता है। नाबार्ड के पास ये RIDF का जो फंड है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसका जो ओनरशिप है वो नाबार्ड के पास होती है। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो अगर आप जो है प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट नहीं पूरा कर पाते हैं तो जो शॉर्टफॉल होती है उसको RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के पास जमा करना पड़ता है। ये छोटी सी बात यहीं पर कर दी है ना कि इफ़ बैंक डोंट अचीव प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट, अगर बैंक जो है प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट नहीं अचीव करता है, डोमेस्टिक बैंक एंड फॉरेन बैंक व्हिच डू नॉट अचीव देयर प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट विल डिपॉजिट द शॉर्टफॉल पेनल्टी इन RIDF। तो अगर आप जो है अपना प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट नहीं पूरा कर पाते हैं तो आपको जो शॉर्टफॉल हुआ है उसको RIDF में जमा करना पड़ता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में जमा करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में एग्रीकल्चर में ही स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए जो लोन की बात है वो भी यहीं पर ही कर लेंगे, क्योंकि अगर याद हो आपको एग्रीकल्चर का जो टारगेट था 18% था और उसमें से 10% आपको स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए देना था। याद कीजिए, हर जगह मैंने आपको बताया कि जहाँ भी एग्रीकल्चर का टारगेट 18% है और उसमें हैश लगा हुआ था कि उसमें से 10% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को देना है, तो एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। तो पहले ये जान लेते हैं कि मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर कहते किसे हैं। इतनी देर से स्मॉल और मार्जिनल फार्मर मैं कह रहा हूँ, पर किन्हें कहते हैं ये पूछा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो जिनकी लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर होती है फ्रेंड्स उन्हें मार्जिनल फार्मर कहते हैं, और जिनकी लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर से ज़्यादा लेकिन 2 हेक्टेयर तक होती है उन्हें स्मॉल फार्मर कहते हैं। ठीक है, तो पूछा जाता है कि स्मॉल फार्मर किसे कहेंगे? तो ऐसा किसान जिसके पास में ज़मीन 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो लेकिन 2 हेक्टेयर तक हो, है ना, 2 हेक्टेयर तक हो, तो ऐसे किसानों को हम स्मॉल फार्मर कहेंगे। और ऐसा कोई किसान है जिसका मैक्सिमम 1 हेक्टेयर तक की ज़मीन है, 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से कम है, तो ऐसे किसान को हम मार्जिनल फार्मर कह देते हैं। पूछा जाता है फ्रेंड्स ये चीज़। ओके, तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की हमने बात की। तो फॉर पर्पज ऑफ कंपटीशन ऑफ अचीवमेंट ऑफ सब टारगेट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर विल इंक्लूड फॉलोइंग। तो प्रायोरिटी सेक्टर में जो एग्रीकल्चर का टारगेट है 18% का है, उसमें से 10% आपको स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लोन को लेना है। तो अगर आपको ये टारगेट पूरा करना है तो किन किन चीज़ों को आप जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लोन में ले सकते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, यानी अगर इन लोगों को लोन दिया गया तो उसे हम जो है मानेंगे कि ये जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को दिया गया लोन है। पहला, फार्मर्स विथ लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर। अगर कोई किसान है जिसकी 1 हेक्टेयर तक लैंड होल्डिंग है तो उसे मार्जिनल फार्मर कहते हैं। अगर इनको आपने लोन दिया है
तो आपका इस 10% वाले टारगेट में वो आएगा। फार्मर जिसकी लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है लेकिन अप टू 2 हेक्टेयर है तो उसे स्मॉल फार्मर कहेंगे। इनको अगर आपने लोन दिया है तो वो भी आपके इस टारगेट में आ जाएगा। लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर, ऐसे एग्रीकल्चर के लेबर जिनके पास ज़मीन ही नहीं है। टेनेंट फार्मर मतलब जो है, टेनेंट फार्मर मतलब जो है एक तरीके से जो है किराए पर ले करके जो है खेती कर रहे हैं। ओरल लेसी मतलब ऐसे मौखिक तौर पर बोल दिया कि हाँ ठीक है आप खेती करिए, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर क्रॉपर्स मतलब जो है एक साथ मिल करके जो है खेती कर रहे हैं। तो ये अगर इनकी जो लैंड होल्डिंग है वो जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिमिट के अंतर्गत अगर आती है और अगर आप उनको लोन देते हैं तो वो भी आपका किस में आएगा, एग्रीकल्चर के सब टारगेट में। एग्रीकल्चर के 18% के सब टारगेट में जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर का 10% का टारगेट उसमें आएगा। ओके, लेकिन ये है ध्यान रखने वाली बात कि जो इनकी लैंड होल्डिंग है, अगर मान लीजिए जैसे ओरल लेसी है या शेयर क्रॉपर हैं, इनके पास में जो लैंड होनी चाहिए वो अप टू 1 हेक्टेयर है, मैक्सिमम अप टू 2 हेक्टेयर होने चाहिए। क्योंकि अगर अप टू 1 हेक्टेयर है तो वो मार्जिनल फार्मर है, अगर 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है और 2 हेक्टेयर तक है तो उसे स्मॉल फार्मर कहेंगे। तो इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर किसी का 3 हेक्टेयर है, भले ही वो शेयर क्रॉपर है, उसको अगर आप लोन दोगे तो वो इस टारगेट के तहत नहीं आएगा। ओके, इसके अलावा अगर आप एसएचजी को लोन या जीएलजी को लोन देते हैं, दैट इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर डायरेक्टली इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज। अगर मान लीजिए आपने लोन दिया है किसको, एसएचजी को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप को, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो एसएचजी हो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के द्वारा ही बनाया गया हो। ऐसा ना हो कि इसमें जो है कारपोरेट मतलब कारपोरेट फार्मर्स ना आते हों। ओके, तो अगर ऐसे लोगों को आप लोन देते हैं तो वो भी आपके इस सब टारगेट का पार्ट होता है। इसके अलावा लोन अप टू 2 लाख टू इंडिविजुअल सोलली इंगेज इन एलाइड एक्टिविटीज़ विदाउट एनी अकम्पनिंग लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया। तो इसके अलावा अगर मान लीजिए जो है किसी व्यक्ति को आपने 2 लाख रुपए तक का लोन दे दिया जो कि एलाइड सर्विसेज में, एलाइड एक्टिविटीज़ में इंगेज है। एलाइड एक्टिविटीज़ में हमने देखा था जैसे कोई रेशम के कीड़े पालने लगे, सेरीकल्चर करे या बी कीपिंग करे, है ना, मधुमक्खी पालन करने लगे, या जो है एनिमल हस्बेंड्री करे, बागवानी करने लगे, है ना, या फिर जो है वो इसके अलावा जो भी एलाइड सर्विसेज में डेयरी वगैरह खोल लें, तो ऐसे लोगों को अगर आप 2 लाख रुपए तक का लोन देते हैं तो वो भी आपके इस सब टारगेट का पार्ट होगा। और यहाँ पर कोई लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया की ज़रूरत नहीं है कि मतलब उसका खेती है, कम है, ज़्यादा है, उससे मतलब नहीं होता है। बशर्ते कि वो इंडिविजुअल जो है सोलली मुख्य रूप से एलाइड एक्टिविटीज़ में ही इंगेज रहना चाहिए। ओके, तो 2 लाख रुपए तक का जो लोन होगा, ध्यान रखेंगे 2 लाख रुपए तक का जो लोन आप ऐसे व्यक्ति को देंगे वो आपका किसका पार्ट होगा, ये जो आपका एग्रीकल्चर में जो सब टारगेट है स्मॉल मार्जिनल फार्मर का, उसका पार्ट होगा। ठीक है, तो क्लियर हो जाती है फ्रेंड्स। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मार्जिनल फार्मर उसे कहते हैं जिसकी लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर है। स्मॉल फार्मर उसे कहेंगे जिसकी 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और अप टू 2 हेक्टेयर है, उसे स्मॉल फार्मर कहते हैं। उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति केवल एलाइड एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड है तो उसे अगर आपने 2 लाख रुपये तक का लोन दिया हुआ है तो उस लोन को हम इस मतलब एग्रीकल्चर के सब टारगेट में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए जो 10% का सब टारगेट है उसका पार्ट मानेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ है कि लेंडिंग बाय बैंक टू एनबीएफसी फॉर ऑन लेंडिंग इन एग्रीकल्चर। तो क्या है कि बैंक जो है एनबीएफसी को लोन देगा और फिर फर्दर एनबीएफसी जो है लोन देगा किसानों को। तो इस केस में जो है सिंपल से टर्म में यह ध्यान रखिएगा 10 लाख पर बारोवर तक का जो एनबीएफसी लोन बांटेगी, 10 लाख पर बारोवर तक का जो लोन देगी एनबीएफसी, वो जो है एक प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा। ठीक है, क्लियर हो जाती है बात। तो मान लीजिए जैसे बैंक ने 100 करोड़ रुपए का लोन जो है, बैंक ने 100 करोड़ रुपए का लोन एनबीएफसी को दे दिया। कितने रुपए का? 100 करोड़ का। अब एनबीएफसी ने क्या किया, 10 किसी को 10 लाख रुपए दिए, किसी को 20 लाख रुपए एग्रीकल्चर का लोन दिया, किसी को 30 लाख रुपए, एक और किसान है उसको 10 लाख का, एक और किसान है उसको अप टू 5 लाख तक का। ठीक है, तो ऐसे इसमें क्या होगा कि 10 लाख का ये लोन, 10 लाख का ये लोन, 5 लाख का ये लोन, ये सारे प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होंगे इस बैंक के लिए जिस बैंक ने 100 करोड़ रुपए का लोन दिया है। ये 30 लाख वाला नहीं होगा, लेकिन अप टू 10 लाख पर बारोवर जो है जो लोन मतलब जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में दिया जाएगा, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया जाएगा। अभी हमने एग्रीकल्चर में देखा ना कितनी सारी चीज़ें हैं। आपका एंसेलरी सर्विसेज है जिसमें एग्री क्लिनिक वगैरह है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्लांट टिश्यू कल्चर हो गया, है ना, सॉइल कंजर्वेशन हो गया, इसके अलावा गोडाउन इस्टेब्लिश करना है, वेयर हाउस बनाना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए अगर लोन देता है ये एनबीएफसी तो वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा अप टू 10 लाख पर बारोवर। क्लियर हो जाती है, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको ये बात बता दी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर यहाँ पर ख़त्म होता है फ्रेंड, जो है पूरा एक पोर्शन मतलब 8 वो हैं, इनमें से एक हमने आपको बता डाला। ठीक है,
8 सेक्टर्स हैं, जिसमें से एग्रीकल्चर पहला सेक्टर था। तो एग्रीकल्चर में मैंने आपको बताया पूरी डिटेल्स, ठीक है, जिसमें हमने ये कहा कि फार्म क्रेडिट इंडिविजुअल फार्मर को जो आप लोन देते हैं वो इंडिविजुअल को दे सकते हैं, एसएचजी को दे सकते हैं और जीएलजी को दे सकते हैं, बशर्ते कि वो जो है एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटीज़ में जो है मतलब इंगेज रहने चाहिए। सेरीकल्चर का मतलब रेशम के कीड़े पालना होता है, ये भी मैंने आपको बताया। उसके बाद में मैंने ये बताया कि 75 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है अगर आपने NWR निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट या इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट जमा की है। मैक्सिमम 12 महीनों के लिए लोन मिलता है। और अगर आप सिंपल वेयर हाउस रिसीट देंगे तो मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का लोन आपको मिलेगा। इसके अलावा डिस्ट्रेस फार्मर को जो लोन आप देते हैं वो भी एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। लोन KCC के तहत दिया गया लोन वो भी एग्रीकल्चर का पार्ट होता है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर का लोन दिया जाए अगर वो लैंड परचेज करे एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, तो वो भी आपका पार्ट होता है किसका, प्रायोरिटी सेक्टर का। अगर कोई कारपोरेट फार्मर है, पार्टनरशिप फर्म है या कोऑपरेटिव है किसानों का, तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का लोन जो है उसको दिया जा सकता है पर बारोवर, ठीक है। इसके अलावा जो ये ऊपर वाला हमने पढ़ा था इंडिविजुअल कस्टमर मतलब फार्मर के लिए, वो सेम कंडीशन जो है कारपोरेट कस्टमर के लिए होती है। इसके अलावा अगर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है तो उसको जो लोन दिया जाएगा मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए का पर बारोवर जो है जो लोन है वो दिया जा सकता है, ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है कोऑपरेटिव ऑफ फार्मर्स को लोन नहीं दे सकते हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कोल्ड स्टोरेज का इस्टेब्लिशमेंट करना, वेयर हाउस बनाना, गोडाउन बनाना, ये सारी चीज़ें जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। सॉइल कंजर्वेशन, वाटर सेट डेवलपमेंट, प्लांट टिश्यू कल्चर, एग्री बायोटेक्नोलॉजी, सीड प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होती है। और इसमें मैक्सिमम बैंकिंग सिस्टम से पर बारोवर 100 करोड़ का लोन 100 करोड़ का लोन लिया जा सकता है। एंसिलरी एक्टिविटीज़ में आता है एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर खोलना, और इसमें अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो मैक्सिमम 5 करोड़ का लोन, अगर कोई स्टार्टअप है तो मैक्सिमम 50 करोड़ का लोन दिया जाएगा। लेकिन वो जो स्टार्टअप है वो एज पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के हिसाब से एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना चाहिए। अगर फूड और एग्रो प्रोसेसिंग संस्थान है तो मैक्सिमम 100 करोड़ रुपए का लोन जो है दिया जा सकता है। अगर प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट बैंक नहीं पूरा कर पाते हैं तो उस केस में जो शॉर्टफॉल होती है उस पर पेनल्टी RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के पास जमा करना पड़ता है। और RIDF जो फंड है वो नाबार्ड मैनेज करता है। नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर कोई बैंक अपना प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट नहीं अचीव करता है तो चाहे वो डोमेस्टिक बैंक हो चाहे फॉरेन बैंक हो, उसको जो है पेनल्टी जमा करनी पड़ती है RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के पास। फिर हमने देखा कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो होते हैं उसमें मार्जिनल फार्मर उसे कहते हैं जिसकी अप टू 1 हेक्टेयर लैंड होल्डिंग है। स्मॉल फार्मर उसे कहते हैं जिसकी 1 हेक्टेयर से ज़्यादा लेकिन अप टू 2 हेक्टेयर तक की लैंड होल्डिंग होती है, ठीक है। तो अगर एग्रीकल्चर का 18% का टारगेट है, उसमें जो सब टारगेट है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए वो 10% का होता है। तो उसको अचीव करने के लिए 10% का टारगेट अचीव करने के लिए आप मार्जिनल फार्मर को लोन दे सकते हैं, आप स्मॉल फार्मर को लोन दे सकते हैं, आप लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर जो हैं टेनेंट फार्मर या ओरल लेसी वगैरह इनको भी लोन दे सकते हैं। इसके अलावा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का अगर कोई SHG है GLG उसको भी लोन दे सकते हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति जो केवल एलाइड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो वहाँ लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया छोड़ दीजिए कि स्मॉल या मार्जिनल फार्मर है या नहीं। अगर वो केवल जो है एलाइड सर्विसेज में जुड़ा हुआ है, जैसे डेयरी खोली हुई है, तो अप टू 2 लाख रुपए तक का लोन जो है प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बैंक अगर NBFC को लोन देता है और NBFC फर्दर जो है एग्रीकल्चर का लोन देता है तो अप टू पर बारोवर 10 लाख रुपए तक के लोन को प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट माना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज की। तो MSME का जो टारगेट है अगर हम बात करें तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट जो है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक 20 से ज़्यादा ब्रांचों वाले के लिए है 40% का, जिसमें से माइक्रो एंटरप्राइजेज का टारगेट 7.5% है। आपने देखा होगा कि 7.5% का टारगेट माइक्रो एंटरप्राइजेज हर एक बैंक के लिए, चाहे वो RRB हो, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो और चाहे वो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो, सब के लिए 7.5% का ही माइक्रो एंटरप्राइजेज का टारगेट था। ध्यान देंगे ये सिर्फ माइक्रो एंटरप्राइजेज का है, हम यहाँ बात माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम सभी इंटरप्राइजेज की भले कर रहे हों, लेकिन जो प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट है वो सिर्फ माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए ही अप्लीकेबल होता है। यानी अगर मीडियम एंटरप्राइजेज को लोन दिया जाए तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं आएगी। क्लियर सी बात हो रही है फ्रेंड्स, ओके। अब इसमें MSME की जो डेफिनीसन है वो जो है अभी जो रिसेंट डेफिनीसन है उसको देख लेते हैं। माइक्रो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर 2 पॉइंट हैं यहाँ पर। धैर्य रखेंगे, लंबा लेक्चर होगा, घंटे भर लगभग होने वाला है और मेरे ख्याल से अभी
इतना ही टाइम और लग जाएगा, मतलब 1.5 घंटे से ऊपर का लेक्चर होने वाला है आई थिंक, है ना। तो देखिए माइक्रो जो है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के हिसाब से फ्रेंड डिसाइड होता है कि इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड। अगर माइक्रो के केस में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़ एक्सीड नहीं होना चाहिए। स्मॉल के केस में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ एक्सीड नहीं होना चाहिए। और मीडियम के केस में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं और टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी उसे माइक्रो या स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइज मानेंगे। ये केवल इन्वेस्टमेंट याद रखेंगे और उसको 5 टाइम्स करेंगे, है ना, तो हमें ये टर्नओवर मिल जाएगा। 1 करोड़ का 5 टाइम्स करेंगे 5 करोड़, 10 करोड़ का 5 टाइम्स करेंगे 50 करोड़, और मीडियम के केस में 50 करोड़ का 5 टाइम्स करेंगे 250 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, तो केवल इन्वेस्टमेंट याद रखिए 1, 1, 10 एंड 50। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ नहीं एक्सीड करना चाहिए, 10 करोड़ और 50 करोड़ नहीं एक्सीड करना चाहिए। और जो टर्नओवर है इसी का 5 टाइम्स, 1 का 5 टाइम्स 5 करोड़, 10 का 5 टाइम्स 50 करोड़, 50 का 5 टाइम्स 250 करोड़ नहीं पार करना चाहिए, तो उसे हम मतलब उसकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी मानेंगे। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ओके, MSME की जो ये डेफिनेशन है, शायद ही कोई एग्ज़ाम ऐसा होगा, अगर आपने पहले जो है प्रमोशन का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको भी याद होगा कि मतलब MSME की डेफिनेशन पक्का पूछी जाती है एकदम, मतलब गांठ बांध के रख लीजिए इसको, आपसे पूछा ही जाएगा। ओके, हायर स्केल की बात नहीं करो लेकिन लोअर स्केल्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, माइक्रो इंटरप्राइजेज या इंटरप्राइजेज वेयर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी आर इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। तो जो मैंने यहाँ पर टेबल में बात बताई थी आपको, वही बात यहाँ लैंग्वेज में लिखी हुई है कि माइक्रो इंटरप्राइज उस इंटरप्राइज को कहेंगे जहाँ पर प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट या इक्विपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 1 करोड़ या जो है टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल इंटरप्राइजेज उसे कहेंगे जहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है 10 करोड़ से ज़्यादा ना हो और टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा ना हो। मीडियम इंटरप्राइज उसे कहेंगे जहाँ पर इन्वेस्टमेंट किस में करेंगे आप, प्लांट या मशीनरी खरीदने में या इक्विपमेंट खरीदने में, ये 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसे मीडियम इंटरप्राइज कहेंगे। अब अगर आपका टर्नओवर जो है 300 करोड़ रुपए हो जाता है साल का, तो भाई अगर 300 करोड़ हो गया तो आप मीडियम की क्राइटेरिया पार कर चुके हैं, क्योंकि मैक्सिमम 250 करोड़ होना चाहिए। इसका मतलब अब आप लार्ज इंटरप्राइज बन चुके हैं, मीडियम नहीं है। ओके, ठीक है, क्लियर हो जाती है बात। तो याद रखिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको बार बार कि ये पूछा बहुत ज़्यादा है, ये टेबल आपके दिमाग में होनी चाहिए एग्जाम के दौरान, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब लोन टू MSME अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। अब हम बात करेंगे कि MSME को जो लोन दिया जाता है प्रायोरिटी सेक्टर में, कौन कौन से लोन जो है MSME मतलब प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होंगे। देखिए, फैक्टरिंग ट्रांजेक्शन पर्टेनिंग टू MSME टेकिंग प्लेस थ्रू द ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम शैल बी एलिजिबल फॉर क्लासिफाइंग अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। तो MSME की जो फैक्टरिंग ट्रांजैक्शन है, अगर वो TREDS के थ्रू हो रही हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के थ्रू हो रही हैं, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होती हैं। यहाँ पर कोई लिमिट की बात नहीं हुई है, बस इतना याद रखना है कि अगर वो ट्रेड्स मतलब जो है TREDS सिस्टम के थ्रू हो रही, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम के थ्रू हो रही, तो दीज आर पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। KVI क्या होता है? खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज। क्या होता है? खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज। All loans to unit in KVI sector will be eligible for classification under sub target of 7.5% prescribed for micro enterprises under priority sector। तो खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज के जितने भी लोन है, जितने भी लोन आप दे दोगे किसी भी अमाउंट का, वो सभी जो है माइक्रो इंटरप्राइजेज का जो प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट का पार्ट है उसको कवर करता है। कहने मतलब ये हुआ कि खादी एवं विलेज इंडस्ट्री के जो लोन है, मान लीजिए 100 करोड़ का भी आपने लोन बांट दिया, तो ये भी प्रायोरिटी सेक्टर का ही पार्ट होगा। प्रायोरिटी सेक्टर के जो ये 7.5% का टारगेट है माइक्रो एंटरप्राइज का, उसको पूरा करने में मदद करता है। ठीक है, लोन अप टू 50 करोड़ इन टू MSME स्टार्टअप। तो अगर 50 करोड़ रुपए तक का लोन आप देते हैं, स्टार्टअप हो लेकिन MSME में इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो उसको 50 करोड़ रुपए तक का लोन जो है आपका दिया जा सकता है। और जो है MSME का स्टार्टअप है, इसकी डेफिनेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के द्वारा दी जाएगी। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, इसके अलावा जो ओवरड्राफ्ट होता है प्रधानमंत्री जनधन योजना में, PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है फ्रेंड्स, वो 10,000 रुपये की है। वो भी आपका माइक्रो इंटरप्राइजेस के टारगेट अचीव करने में मदद करता है। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है, मतलब अगर आपको पहले से ना पता हो तो ये वाकई आपको चौंका देने वाली बात है कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना में 10,000 रुपये का जो ओवरड्राफ्ट देता है बैंक,
वो माइक्रो इंटरप्राइजेज का जो 7.5% का टारगेट है उसमें काउंट किया जाता है। यानी कि अगर आपने ये लोन मतलब ओडी दे दी तो समझ लीजिए आपने माइक्रो इंटरप्राइजेज की जो लेंडिंग है उस क्राइटेरिया को पूरा कर दिया है। ध्यान रखेंगे, पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में ओडी कितने की है मैक्सिमम, तो 10,000 रुपये की ओडी दी जाती है किसी भी अकाउंट होल्डर को। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे पूरा, प्रधानमंत्री जनधन योजना पूरा बाकायदा डिटेल में पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जन धन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीपीएफ, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट स्कीम हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अपर एज किसी दूसरे लेक्चर में, अपर एज लिमिट फॉर ओडी हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 60 to 65 ईयर। ये थोड़ा रीसेंट चेंज है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो ओडी मैक्सिमम कितनी एज तक के व्यक्ति को दी जा सकती है 10,000 रुपये वाली, तो मैक्सिमम 65 साल के व्यक्ति को दी जा सकती है। पहले ये 60 साल थी, क्योंकि चेंज हुआ इसलिए पूछे जाने के चांसेस है, इसलिए मैंने यहीं लिख दिया है। लेकिन जब हम प्रधानमंत्री जनधन योजना पढ़ेंगे प्रॉपर तो वहाँ पर भी मैं इसका जिक्र कर दूंगा फ्रेंड्स। ओके, इसके अलावा आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट विद सिडबी एंड मुद्रा लिमिटेड ऑन अकाउंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल। अगर प्रायोरिटी सेक्टर में शॉर्टफॉल है और उसकी वजह से आपको पैसे सिडबी या मुद्रा लिमिटेड के पास जमा करने पड़े हैं, तो वो आउटस्टैंडिंग भी माइक्रो इंटरप्राइजेस के प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट को पूरा करने में मदद करता है या उसका पार्ट होता है। क्लियर हो गई फ्रेंड्स बात मेरी? ठीक है, तो हमने ये समझ लिया। देखिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज में जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट है 40% का है और माइक्रो इंटरप्राइजेज का 7.5% का होता है। माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज में मैंने आपको बताया कि माइक्रो के लिए 1, स्मॉल के लिए 10 और मीडियम के लिए 50 याद रखना है। और इसको बस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हर एक में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और ये 250 हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 10 करोड़ एंड 50 करोड़। और ये हो जाता है आपका फंड जो है टर्नओवर 5 करोड़ 50 करोड़ और 250 करोड़। ठीक है, और ये एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ एक्सीड नहीं करना चाहिए और टर्नओवर 50 करोड़ एक्सीड नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये डेफिनेशन आपको यहाँ पर याद रखनी है। लोन टू एमएसएमई में मैंने बताया कि अगर कोई फैक्टरिंग ट्रांजैक्शन है जो कि ट्रेड्स के थ्रू हुई है, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम के थ्रू हुई है, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट मानी जाएगी। खादी एवं विलेज इंडस्ट्री, केवीआई होता है खादी एवं विलेज इंडस्ट्री, इसको जितना भी लोन दे दिया जाए जो है कितने भी अमाउंट का, वो सारा का सारा जो है माइक्रो इंटरप्राइजेज के प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट को पूरा करने में मदद करता है। अगर कोई स्टार्टअप है तो उसको 50 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा सकता है, बशर्ते कि वो एमएसएमई का स्टार्टअप होना चाहिए। और एमएसएमई का स्टार्टअप है, इस बात की डेफिनेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री जस्टिफाई करती हो। ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी दी जाती है प्रधानमंत्री जनधन योजना में 10,000 रुपये तक की दी जाती है, मैक्सिमम 10,000 रुपये तक की। ये भी जो है आपका जो माइक्रो इंटरप्राइजेज का टारगेट अचीव करने में मदद करती है। अभी रिसेंटली जो है ओडी की जो एज है वो 65 ईयर कर दी गई है, यानी कोई व्यक्ति जिसका प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता है, अगर उसकी एज अप टू 65 ईयर है तो भी उसे ओडी प्रदान कर दी जाएगी, दे दी जाएगी। इसलिए यहाँ पर जिक्र कर दिया गया है, ध्यान रखेंगे। ओके, इसके अलावा अगर सिडबी में या मुद्रा लिमिटेड में, मुद्रा में आपका कोई पैसा आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर में शॉर्टफॉल हुई थी, उसके लिए आपने पेनाल्टी जमा की है, तो वो भी आपका माइक्रो इंटरप्राइजेज के टारगेट को पूरा करने में काम आता है। ठीक है, अब तीसरा सेक्शन लेंगे फ्रेंड जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट का। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट का मतलब ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, सामान को विदेश में हम भेजते हैं, तो जो सामान को हम एक्सपोर्ट में भेजते हैं तो उसके लिए जो लोन होता है वही एक्सपोर्ट क्रेडिट होता है। ओके, तो एक्सपोर्ट करने में जो सामान मतलब जो है पोस्ट शिपमेंट प्री शिपमेंट वगैरह आपने पढ़ा होगा, तो उसी के लिए जो लोन होता है एक्सपोर्ट के लिए उसे एक्सपोर्ट क्रेडिट कहते हैं। उसी के बारे में हमें यहाँ बात करनी है, ज़्यादा है नहीं, इसमें थोड़ी सी बातें करनी है। एक्सपोर्ट क्रेडिट में प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट दोनों आते हैं। प्री शिपमेंट का मतलब जहाज़ पर सामान लाद करके भेजने से पहले, और पोस्ट शिपमेंट मतलब एक बार आपने जहाज़ पे सामान लादा, पानी के जहाज़ पे सामान लादा, हवाई जहाज़ पर सामान लादा और भेज दिया, उसके बाद जो आप लोन लेते हैं उसे पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट क्रेडिट टारगेट्स आर नॉट अप्लीकेबल आरआरबी। जो एक्सपोर्ट क्रेडिट का टारगेट होता है फ्रेंड्स वो आरआरबीज के लिए लागू नहीं होता है, ध्यान रखकर जाएंगे, आरआरबी के लिए लागू नहीं होता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट अंडर एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई सेक्टर्स आर अलाउड टू बी क्लासिफाइड एज प्रायोरिटी सेक्टर लोन इन रेस्पेक्टिव कैटेगरीज विज एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई। इनका कहने मतलब है कि मान लीजिए कोई एक्सपोर्ट का लोन दिया है, एक्सपोर्ट क्रेडिट का आपने लोन दिया हुआ है
यानी कि कोई एक्सपोर्टर है, उसने लोन लिया है, लेकिन जो लोन लिया है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है या एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड है। मतलब हम चीज़ें एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर, मान लीजिए गेहूँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए लोन लिया हुआ है, तो जो गेहूँ है वो एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो अगर गेहूँ एग्रीकल्चर का पार्ट है तो ये जो आपका लोन है उसे जो है आप एग्रीकल्चर में जो प्रायोरिटी सेक्टर है वहाँ पर नोट करेंगे। ओके। और अगर एमएसएमई का पार्ट है तो एमएसएमई नोट करेंगे। ठीक है। तो अगर एमएसएमई का पार्ट यानी रिस्पेक्टिव में एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में, एमएसएमई का है तो एमएसएमई में, भले ही वो लोन जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट का है। ओके। एक्सपोर्ट क्रेडिट अदर देन इन एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई विल बी अलाउड टू क्लासिफाइड एज प्रायोरिटी सेक्टर एज बिलो। ठीक है। तो अगर एग्रीकल्चर और एमएसएमई का लोन नहीं है एक्सपोर्ट क्रेडिट, तो उसे प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट माना जाएगा, एक्सपोर्ट क्रेडिट का पार्ट माना जाएगा, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस है। पहला, डोमेस्टिक बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड फॉरेन बैंक विथ 20+ ब्रांचेज। ठीक है, उन सब के लिए ये है। और अगर फॉरेन बैंक विथ लेस देन 20 ब्रांचेज है तो उसके लिए ये केस है। ठीक है। तो पहले यही समझ लीजिए, अगर फॉरेन बैंक विथ लेस देन 20 ब्रांचेज हैं तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि फॉरेन बैंक जिनकी लेस देन 20 ब्रांचेज होती हैं उनको एक ही टारगेट मिला होता है। क्या टारगेट होता है? 40% का प्रायोरिटी सेक्टर का ओवरऑल टारगेट। उसमें भी उनसे कहा जाता है कि आप 32% तक, 32% तक आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट के लिए लोन दे सकते हो, लेकिन शेष 8% को आपको अदर सेक्टर को देना जरूरी होता है, जैसे एजुकेशन, हाउसिंग, इन सब के लिए। याद करिए, मैंने ये बात आपको बाकायदा डिटेल में बताई थी जब हमने फॉरेन बैंक विद लेस देन 20 ब्रांचेस का बात किया था। ठीक है। तो वही बात ये करें कि एक्सपोर्ट क्रेडिट विल बी अलाउड अप टू 32% ऑफ ANBC और COB व्हिच एवर हायर। ठीक है। तो 32% तक जो है, अगर फॉरेन बैंक विद लेस देन 20 ब्रांचेज है तो उसको 32% तक ANBC या COBE का जो भी हायर हो उतना एक्सपोर्ट में लोन बांट सकता है। क्लियर हो गई बात। लेकिन अगर कोई शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है या फॉरेन बैंक जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, ध्यान रखेंगे RRBs के लिए होता नहीं है, रीजनल रूरल बैंक के लिए ये टारगेट होता ही नहीं, क्योंकि हम जो ग्रामीण बैंक होते हैं वो ग्रामीण सर्विसेज देते हैं और ये ज़्यादातर विदेशी सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ दूसरे देशों के साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम दूसरे देशों के साथ होता है, तो इसलिए ये विदेशी सर्विसेज एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है। और इसीलिए ग्रामीण बैंक यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो इनमें क्या है, इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट ओवर प्रीसीडिंग ईयर अप टू 2% ऑफ ANBC और COB व्हिच एवर इज हायर, मैक्सिमम लोन अप टू 40 करोड़ पर बारोवर इंक्लूडेड इन प्रायोरिटी सेक्टर। तो अगर जो है आपने जो एक्सपोर्ट क्रेडिट है उसमें एक्सपोर्ट क्रेडिट जो आप लोन दे रहे हैं तो मैक्सिमम 40 करोड़ रुपए तक का लोन पर बारोवर जो है प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा। ठीक है। एक्सपोर्ट क्रेडिट में, यानी कि अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपने लोन बांटा हुआ है तो पर बारोवर मैक्सिमम 40 करोड़ रुपए तक का जो लोन होता है उसे प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट माना जाएगा। इसके अलावा जो टारगेट होता है वो टारगेट ये होता है कि जितना भी मान लीजिए पिछले साल आपने 8% जो है प्रायोरिटी सेक्टर 8% जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट किया था। फॉर एग्जांपल मान लीजिए पिछले साल आपने एक्सपोर्ट क्रेडिट में यानी कि एक्सपोर्ट में जो लोन बांटा था 8% बांटा था, तो इस साल 2% और 8% प्लस 2% इंक्रीमेंटल, यही लिखा हुआ है, इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट ओवर प्रीसीडिंग ईयर। जो पिछले साल से जो क्रेडिट पिछले साल आपने एक्सपोर्ट क्रेडिट किया उससे इंक्रीमेंटल करिए अप टू 2% ऑफ ANBC और COBE। जो भी ANBC का 2% या COBE का 2% जो भी हायर हो वो इसमें ऐड करिए, जो 8% किया था, और इतना लोन आपको बांटना होता है, यही टारगेट होता है। अब सोचिए कोई बैंक है जिसने पिछले साल जो है 12% जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट बांटा था, तो इसका मतलब उसे 2% और बढ़ाना पड़ेगा, उसे 14% के अराउंड में लोन देना पड़ेगा एक्सपोर्ट क्रेडिट सेक्टर को। क्लियर हो जाती है बात फ्रेंड्स। ओके। तो इतनी बात हो गई यहाँ पर एक्सपोर्ट क्रेडिट में। अब आप समझ गए होंगे, पहली बात एक्सपोर्ट क्रेडिट में प्री शिपमेंट, जहाज़ पर सामान लादने से पहले, और पोस्ट शिपमेंट मतलब जहाज़ पर सामान लदने के बाद जो लोन लिया जाता है, वो दोनों इसके पार्ट होते हैं। एक्सपोर्ट क्रेडिट का टारगेट किसी भी ग्रामीण बैंक पर लागू नहीं होता है। अगर एक्सपोर्ट क्रेडिट आपने दिया है लेकिन वो एग्रीकल्चर या MSME सेक्टर से रिलेटेड है तो उन्हें एग्रीकल्चर और जो है MSME सेक्टर में ही नोट डाउन करेंगे, उसको हम यहाँ एक्सपोर्ट क्रेडिट का पार्ट नहीं मानेंगे। एक्सपोर्ट क्रेडिट का पार्ट उन्हें मानेंगे जो एग्रीकल्चर या MSME से रिलेटेड नहीं बल्कि किसी और सेक्टर से रिलेटेड हैं। जैसे मान लीजिए जो है आपने कोई और भी सेक्टर ले लीजिए जो एक्सपोर्ट क्रेडिट से रिलेटेड हो।
ठीक है। तो उन्हें प्राइवेट सेक्टर में आप क्लासीफाई करेंगे और यहाँ पर जो टारगेट होते हैं वो होते हैं डोमेस्टिक, मतलब कहने का आरआरबीज को छोड़ करके बाकी सारे बैंक एक तरीके से देख लीजिए। और यहाँ पर फॉरेन बैंक अगर 20 से कम ब्रांचें हैं तो उसको जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट 32% जो है अप टू 32% वो दे सकता है एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए, और 8% अदर सेक्टर को उसे देना होता है। और उसी जगह पर अगर डोमेस्टिक यानी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है या फॉरेन बैंक जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, उनको इंक्रीमेंटल करना होता है, यानी कि जितना पिछले साल किया था उससे 2% ज़्यादा, आपको 2% है ना, अप टू 2% आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत होती है, इंक्रीमेंटल बेसिस पर करने की ज़रूरत होती है। और अगर एक्सपोर्ट क्रेडिट का लोन है, यानी कि मान लीजिए जैसे प्री शिपमेंट, जैसे हमने बोला नहीं, प्री शिपमेंट लोन है तो अप टू 40 करोड़ रुपए तक का लोन जो है वो एक्सपोर्ट क्रेडिट का पार्ट माना जाएगा। या पोस्ट शिपमेंट है, अप टू 40 करोड़ रुपए तक का लोन जो है आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट का पार्ट माना जाता है। ठीक है। उसके बाद में अब हम बात करेंगे एजुकेशन की। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ओके। एजुकेशन लोन, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे कि अप टू व्हाट अमाउंट जो है, अप टू व्हाट अमाउंट एजुकेशन लोन इज कंसिडर एज पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। तो 20 लाख हो गया अपन, पहले 10 लाख था, ध्यान रखेंगे, अभी 20 लाख हो गया है। लोन टू इंडिविजुअल फॉर एजुकेशनल पर्पज इंक्लूडिंग वोकेशनल कोर्सेज नॉट एक्सीडिंग 20 लाख विल बी कंसिडर एज एलिजिबल फॉर प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन। तो ध्यान रखेंगे कि जिनको अगर एजुकेशन लोन आपने दिया है तो अप टू मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का लोन जो है प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एजुकेशन लोन अमाउंट, ध्यान रखेंगे कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि एजुकेशन लोन कितने में अमाउंट का हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने जो है 90 लाख का एजुकेशन लोन लिया हुआ है, तो इस 90 लाख में से फ्रेंड्स अपना 20 लाख रुपए निकालिए और इसको प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट बना दीजिए, इसे प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट बना दीजिए। बाकी का 70 लाख लोन है लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट नहीं है, ओके। इसका मतलब ये हुआ, ऐसा नहीं है कि मतलब हमको लोन जो देना है एजुकेशन लोन, ए भैया जो है केवल 16 लाख रुपए का लोन देना, क्योंकि अगर 16 लाख जो है 21 लाख अगर लोन गलती से दे दिए तो ये प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट नहीं होगा। हमको प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट पूरा करना है तो हम 21 लाख का लोन नहीं देंगे, तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। आप 25 लाख का लोन बांट दीजिए, कोई ऐतराज़ नहीं है। इस 25 लाख में से 20 लाख रुपये अपने प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट में लिख लीजिए, बाकी का 5 लाख रुपये आपने मान लीजिए लोन दे दिया, बात खत्म हो गई, ओके। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एजुकेशन लोन के अमाउंट पर। क्लियर हो जाती है बात, अभी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। लोन करंटली क्लासिफाइड एज प्रायोरिटी सेक्टर विल कंटिन्यू टिल मैच्योरिटी। अब चूंकि पहले लिमिट 10 लाख थी, अब 20 लाख हो गई है, तो ऐसा नहीं कि 10 लाख रुपए का जो प्रायोरिटी सेक्टर का लोन पहले था वो अब प्रायोरिटी सेक्टर से हट गया है, नहीं, वो कंटिन्यू करेगा प्रायोरिटी सेक्टर में जब तक कि मैच्योर नहीं हो जाता है। ठीक है। तो एजुकेशन लोन मैंने फ्रेंड्स आपको क्लियर कर दिया कि 20 लाख रुपए तक का लोन जो है एजुकेशन लोन जो है प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि 20 लाख रुपए तक का ही लोन दें, आप जो है 1 करोड़ रुपए का लोन दे दीजिए, लेकिन उसमें से सिर्फ 20 लाख रुपए आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा, बाकी का 80 लाख रुपए आपका जनरल लोन का पार्ट होगा। ठीक है, क्लियर हो जाती है बात। तो कोई लिमिटेशन नहीं लगानी है कि नहीं हमको 20 ही लाख रुपए तक का लोन देना है। ठीक है, अगला सेक्टर उठाते हैं जो कि है आपका फ्रेंड्स हाउसिंग। ओके, तो हाउसिंग में बात करेंगे। काफ़ी देर से क्लास चल रही है, गला सूखने लग रहा है अभी। तो बैंक लोन टू हाउसिंग सेक्टर एज पर प्रिस्क्राइब लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बिलो आर एलिजिबल फॉर प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन। तो अगर बैंकों ने हाउसिंग लोन दे रखा है इन लिमिट के हिसाब से तो वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो फॉर परचेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, खूब पूछा गया है क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो है ध्यान रखिएगा, खूब पूछा गया है क्वेश्चन। ये मतलब ऐसे समझ लीजिए लगभग जितनी भी बातें मैंने पढ़ाई हैं कुछ को छोड़ करके बाकी सभी जो है पूछे जा चुके हैं या बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ओके, तो अगर जो है घर परचेज करना है या कंस्ट्रक्शन करवाना है हाउस का, तो मेट्रो एरिया में मैक्सिमम लोन जो है 35 लाख रुपए तक का। ठीक है, और लेकिन घर की जो कास्ट होनी चाहिए मैक्सिमम 45 लाख रुपए तक की होनी चाहिए, तो उसे प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट मानेंगे। अब अगर मेट्रो एरिया नहीं है, अदर एरिया है, तो मैक्सिमम लोन अगर 25 लाख रुपए तक का देते हैं और जो घर की कीमत है मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक का है, तो उसे प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट माना जाएगा। अब रही बात मेट्रो एरिया किसे कहेंगे, तो जहाँ की आबादी 10 लाख या उससे ज़्यादा हो उसे मेट्रो एरिया कहते हैं, और इसके अलावा जो बचता है उसे अदर एरिया कह देते हैं। ओके, मेट्रो एरिया का मतलब पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख एंड अबव। क्लियर हो जाती है बात। तो 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसे आप मेट्रो एरिया बोलेंगे। मेट्रो एरिया के केस में मैक्सिमम कितने का लोन जो है 35 लाख का लोन जो है आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा, और अदर एरिया में 25 लाख रुपए तक का लोन आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा। लेकिन यहाँ लिमिट ये है कि मतलब 35 लाख रुपए तक का लोन मेट्रो एरिया में तो दे दीजिए, लेकिन जो घर है वो 60 लाख का नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 45 लाख रुपए का
होना चाहिए। और यहाँ अदर एरिया में घर जो है मैक्सिमम 30 लाख रुपए का होना चाहिए। पूरा प्रायोरिटी सेक्टर फ्रेंड्स कवर करेंगे, थोड़ा साथ बने रहिए। लेक्चर भले ही लंबा हो लेकिन चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली हैं। ओके, तो मेट्रो एरिया में मैंने बताया आपको 35 लाख रुपए घर की मैक्स, याद रख कर जाइएगा, ये मतलब दोनों बातें पूछते हैं, 35 लाख और मैक्सिमम। उसमें ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि मेट्रो एरिया में अप टू व्हाट अमाउंट जो है लोन will be considered as part of priority sector provided the maximum cost of house is this much। ठीक है, तो मैक्सिमम 35 लाख रुपए का लोन जो है प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट माना जाएगा, बशर्ते कि घर की कीमत मैक्सिमम 50 लाख रुपए हो। अदर एरिया में मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का लोन जो है प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा, लेकिन घर की कीमत मैक्सिमम 30 लाख रुपए होनी चाहिए। और मेट्रो एरिया उसे कहेंगे जहाँ की आबादी 10 लाख या उससे ऊपर की है। आबादी मतलब जहाँ की पॉपुलेशन। ओके, अब अगर घर रिपेयर करवाने के लिए, यहाँ पर क्या था, घर खरीदना था या जो है कंस्ट्रक्ट करना था, बनाना था। घर परचेज करना था, खरीदना था बना बनाए, या उसको बनवाना था। ठीक है, अगर आप रिपेयर करवाते हैं तो मेट्रो एरिया में मैक्सिमम जो है 10 लाख रुपए का, और अदर एरिया में मैक्सिमम 6 लाख रुपए तक का लोन जो है आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। तो मतलब मान लीजिए जो है आप मेट्रो एरिया में ब्रांच में पोस्टेड हैं और कोई कस्टमर आपके पास आता है घर रिपेयर करवाने के लिए लोन लेने, और 12 लाख रुपए का लोन ले लेता है घर रिपेयर करवाने के लिए मेट्रो एरिया में, तो क्या ये लोन आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि मेट्रो एरिया में तो है, लेकिन घर रिपेयर करवाने के लिए मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन ही आप प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट मान सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर वो वाली क्राइटेरिया जो कि मतलब घर की कीमत वाली, मैक्सिमम 45 लाख का घर और मैक्सिमम 30 लाख का घर, वो क्राइटेरिया भी यहाँ पर भी लागू रहता। यहाँ पर भी वो क्राइटेरिया जो ये 45 लाख रुपए का और 30 लाख रुपए का मैक्सिमम हाउस की जो प्राइस है वो यहाँ लागू रहती है। ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि जो हाउसिंग लोन होते हैं ना बैंक के खुद के एम्प्लॉइयों को दिए जाते हैं, वो जो है प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, मतलब जैसे बैंक क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को जो है आसानी से लोन प्रोवाइड करता है, हाउसिंग लोन है ना, लेकिन वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट नहीं है, तो बैंक यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर का फ़ायदा नहीं उठा पाता है। भले ही वो हाउसिंग लोन आपके बैंक में मान लीजिए 1 लाख एम्प्लॉय हैं, सबको हाउसिंग लोन दे रखा है फ्रेंड, मान लीजिए बैंक ने हाउसिंग लोन, लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट पूरा करने में इनका कोई मदद नहीं होती, कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे, बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपसे कि हाउसिंग लोन टू बैंक्स ओन एम्प्लॉय, क्या बैंकों के खुद के एम्प्लॉइयों को जो लोन दिया जाता है हाउसिंग लोन, वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है? नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, ध्यान रख करके जाइएगा। ओके, बैंक लोन टू एनी गवर्नमेंटल एजेंसी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स विल बी कवर्ड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर सब्जेक्ट टू ड्वेलिंग यूनिट विद कारपेट एरिया नॉट मोर देन 60 स्क्वायर मीटर। तो अगर जो है बैंक लोन देता है किसी गवर्नमेंट एजेंसी को, जो कि मतलब घर बना करके जो है देते हैं, जैसे अभी प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह चल रही है, उसमें अगर घर बना करके देते हैं, ऐसी योजनाओं के लिए अगर जो है बैंक लोन देता है तो उसे प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट हम मानेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि जो कारपेट एरिया होना चाहिए वो 60 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। कितना? 60 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का कारपेट एरिया नहीं होना चाहिए, कंडीशन आपको ध्यान रखनी होगी। ओके, बैंक लोन टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, अगर बैंक जो है क्या करते हैं, जैसे बैंक एनबीएफसी को लोन देते हैं वैसे ही बैंक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को लोन देते हैं, फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है फर्दर बारोवर को लोन बांटती है, कस्टमर्स को लोन बांटती है। तो ये 20 लाख रुपए तक का जो लोन है, अगर मैक्सिमम लोन पर बारोवर अगर 20 लाख रुपए तक का है तो वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट माना जाएगा। बात समझ में आई? बैंक ने 100 करोड़ रुपए का लोन दिया किसको? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने फर्दर जो है कई सारे लोगों को लोन दिया, किसी को 10 लाख का लोन दिया, किसी को 20 लाख का लोन दिया, किसी को 50 लाख का लोन दिया, किसी को 10 लाख का हाउसिंग लोन दिया, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो इसमें से जो 20 लाख रुपए तक के लोन हैं ये फ्रेंड्स आपके प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होंगे। किसके? इस बैंक के, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, इस बैंक के हाउसिंग जो है प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट ये बनेंगे। लेकिन ये 10 लाख वाला भी बनेगा, लेकिन 50 लाख वाला नहीं बनेगा। ओके, क्लियर हो जाती बात? ध्यान रखेंगे, ये भी नंबर पूछा जाता। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट विथ एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक है, ऑन अकाउंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल। तो प्रायोरिटी सेक्टर का जो शॉर्टफॉल हुआ है, अगर उसके अगेंस्ट में आपको नेशनल हाउसिंग बैंक के पास पैसा जमा करना पड़ा है और वो आउटस्टैंडिंग है, तो वो भी आपका पार्ट होता है किसका? हाउसिंग लोन का। ठीक है, हाउसिंग लोन प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। क्लियर हो जाती है फ्रेंड्स बात? ओके, तो हाउसिंग लोन में हमने देखा कि अगर व्यक्ति जो है नया घर जो है परचेज करना चाहता है, क्या करना चाहता है, कोई व्यक्ति यदि नया घर बनवाना चाहता है, परचेज करना चाहता है, तो उसको जो है अप टू
₹35 लाख का लोन जो है दे दिया जाएगा, वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट माना जाएगा। या अप टू ₹25 लाख का लोन दिया जाएगा तो उसे प्रायोरिटी सेक्टर का माना जाएगा। ये कहाँ, मेट्रोपॉलिटन एरिया में है ना, ये मेट्रो एरिया में है, ये अदर एरिया में है। लेकिन कंडीशन ये है कि जो 35 लाख रुपए का लोन आपने मेट्रो एरिया में दिया है, उस घर की कीमत मैक्सिमम 45 लाख होनी चाहिए, और जो 25 लाख रुपए का लोन आपने अदर एरिया में दिया उसकी उस घर की कीमत मैक्सिमम 30 लाख होनी चाहिए। ओके, अब सवाल ये है कि मेट्रो एरिया किसे कहेंगे, तो वो एरिया जहाँ पर पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज़्यादा हो, 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है तो उसे मेट्रो एरिया कहते हैं। उसके अलावा बाकी सभी को अदर एरिया कहा जाता है। अब अगर आपको घर को जो है रिपेयर करवाने के लिए लेना है यही, तो ये 35 लाख की जगह पे 10 लाख हो जाता है, और ये 25 लाख की जगह पर 6 लाख रुपए हो जाते हैं अगर आपको रिपेयर करवाने के लिए लोन लेना है। तो मैक्सिमम मेट्रो एरिया में 10 लाख रुपए मिलेगा, और अदर एरिया में मैक्सिमम 6 लाख रुपए तक का लोन जो है प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। और ये जो घर की कीमत वाली कंडीशन है ये यहाँ पर मेंटेन रहती है। बैंक के खुद के एम्प्लॉय को जो हाउसिंग लोन बैंक देता है वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो अपने बैंक के खुद के एम्प्लॉय को अगर आपने लोन दे दिया है, जैसे आप मान लीजिए बैंक आप बड़ौदा में काम करते हैं और आपने लोन ले लिया है, हाउसिंग लोन लिया है, मैं मान लेता हूँ 1 करोड़ रुपए का, तो ये 1 करोड़ रुपए जो है उस बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए कोई फ़ायदे का तो है, इंटरेस्ट तो मिलेगा, लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट पूरा करने में कोई मदद नहीं करता है। चूँकि कन्फ्यूजिंग है, आप अगर ऐसे मान लीजिए आपको ये बात पता ना होती तो मैं आपसे अगर पूछता कि जो है बैंक के खुद के एम्प्लॉय को जो लोन दिया जाता है हाउसिंग, वो प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा कि नहीं, तो आपके दिमाग में यह आता कि हाउसिंग लोन तो सारे कवर होते हैं तो इसका मतलब प्रायोरिटी सेक्टर में ये भी आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, इसके अलावा अगर किसी गवर्नमेंट एजेंसी को जो दिया जाता है कि वो घर बनवा करके लोगों को दे, तो उस केस में जो कारपेट एरिया होना चाहिए वो 60 स्क्वायर मीटर से यानी 60 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बैंक लोन देता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को, HFCs को, तो मैक्सिमम पर बारोवर 20 लाख रुपए तक का जो लोन होता है फ्रेंड, वो आपका पर बारोवर 20 लाख रुपए तक का जो लोन होता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का, वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। इसके अलावा अगर नेशनल हाउसिंग बैंक में प्रायोरिटी सेक्टर में शॉर्टफॉल की वजह से आपको पेनल्टी जमा करनी पड़ी और वो पैसा बचा हुआ है, तो वो भी जो है आपका हाउसिंग लोन के प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला सेक्टर लेंगे फ्रेंड्स जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक है, देखिए, बैंक लोन अप टू 5 करोड़ पर बारोवर, एक बारोवर पर 5 करोड़ रुपए तक का लोन अगर आप देते हैं, किसके लिए, फॉर सेटिंग अप ऑफ स्कूल्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन रिफर्बिशमेंट ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट्स एंड वाटर इम्प्रूवमेंट एट हाउस होल्ड लेवल। तो ये अगर बैंक लोन देता है 5 करोड़ रुपए पर बारोवर तक का, तो वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा। ओके, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होगा अगर मैक्सिमम लोन 5 करोड़ रुपए तक का है। लेकिन ये लोन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन से लोन आते हैं फ्रेंड, कई बार ये चीज़ कंफ्यूज करने के लिए पूछे थे कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि आपने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा था, याद करिए, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देखा था एग्रीकल्चर में भी, तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर कोई स्कूल बनवा रहा है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी दे रहा है, सैनिटेशन फैसिलिटी, टॉयलेट्स वगैरह रिपेयर करवा रहा है, वाटर शेड वगैरह बनवा रहा है, मतलब कि वाटर जैसे पानी की टंकी वगैरह लगवा, इस तरीके की चीज़ें अगर वो करता है तो वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है। और इसमें मैक्सिमम पर बारोवर 5 करोड़ रुपए तक का लोन जो है आता है। ठीक है, मैक्सिमम लोन फॉर बिल्डिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी इंक्लूडिंग अंडर आयुष्मान भारत, है ना, योजना फॉर टायर 2 to टायर 6 सेंटर्स 10 करोड़ रुपए। तो अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी यानी कि कोई हॉस्पिटल वगैरह खोलना चाहता है तो उसके लिए अगर वो लोन लेता है, जिसमें आयुष्मान भारत योजना के तहत टायर 2 से टायर 6 के सेंटर्स भी आते हैं, तो मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए तक का लोन भी जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है। तो अगर कोई जो है, यानी कि अगर हॉस्पिटल की बात ना करें तो बाकी सब के लिए जो है 5 करोड़ रुपए तक का लोन है। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, स्कूल, टॉयलेट, ये सारा काम करवाता है तो 5 करोड़ रुपए पर बारोवर तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा। और अगर कोई हॉस्पिटल खोल रहा है जिसमें आयुष्मान भारत योजना के तहत भी खोल रहा है, तो मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए तक का लोन जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। ठीक है, तो द लोन अप टू लिमिट ऑफ 10 करोड़ पर बारोवर फॉर बिल्डिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी इंक्लूडिंग आयुष्मान भारत। ठीक है, तो ये 10 करोड़ रुपए तक का लोन जो है आपका प्रायोरिटी सेक्टर का ही पार्ट होगा। ये लाइन 2 बार लिख गई है बन चुके। तो 10 करोड़ रुपए तक का लोन जो है अगर हॉस्पिटल वगैरह खोलने के लिए ले रहा है तो वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा, कोई डाउट नहीं। ओके, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में 2
कैटेगरी है, एक 5 करोड़ रुपए की लिमिट है और एक 10 करोड़ रुपए की लिमिट है। 5 करोड़ रुपए का लोन उनको दिया जाएगा जो स्कूल खोलना चाहते हैं और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, टॉयलेट वगैरह ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं। और 10 करोड़ रुपए का लोन उनको मिलेगा जो हॉस्पिटल वगैरह हेल्थ केयर फैसिलिटी देना चाहते हैं, जिसमें आयुष्मान भारत वगैरह के हॉस्पिटल भी शामिल हैं। तो 10 करोड़ रुपये पर बारोवर तक का लोन दिया जा सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी 7वां सेक्टर पकड़ेंगे फ्रेंड, जो कि है रिन्यूएबल एनर्जी का। बीच बीच में फ्रेंड्स रुक जा रहा हूँ क्योंकि थक जाता हूँ पानी पीना पड़ता है। रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम इंडिविजुअल अगर हाउस होल्ड है तो 10 लाख रुपए तक का लोन रिन्यूएबल एनर्जी में प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। यानी इंडिविजुअल व्यक्ति है, कोई घर है उसमें आपने सोलर वगैरह लगवाया हुआ है तो उस केस में 10 लाख रुपए तक का जो लोन है वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा। और अगर इसके अलावा जो बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है, इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं है, बड़े लेवल के प्रोजेक्ट हैं, तो 30 करोड़ रुपए तक का लोन पर बारोवर जैसे किस किस काम में, सोलर बेस्ड पावर जनरेटर बनाना है, बायोमास बेस्ड पावर जनरेटर बनाना है, विंड मिल्स यानी कि ये पंचक्की चलती रहती है और उससे बिजली पैदा होती है, माइक्रो हाइडल प्लांट लगाना है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बेस्ड पब्लिक यूटिलिटी जैसे स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम लगाना है, रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सभी प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करेगा तो 10 लाख रुपए तक का लोन लेगा तो वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा। अगर कोई बड़े लेवल का काम कर रहा है जैसे सोलर बेस्ड जनरेटर लगाना चाहता है, बायोमास बेस्ड या विंड मिल लगाना चाहता है, ओके, या स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम या रिमोट विलेज का इलेक्ट्रिफिकेशन करवाना चाहता है किसी टेक्नोलॉजी के तहत, तो ऐसे केस में 30 करोड़ रुपए तक का लोन पर बारोवर आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। रिन्यूएबल एनर्जी आपको पता ही होगी, ऐसी एनर्जी जो बार बार रिन्यू हो सके, है ना, एक तरीके से। लास्ट सेक्टर है फ्रेंड्स 8वां सेक्टर और लास्ट सेक्टर है अदर्स। ठीक है, तो अदर्स में हम बात करेंगे। इसके अलावा भी अभी काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन बातें करनी है, ठीक है, लेकिन ये अदर्स 8वां सेक्टर जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर के 8 सेक्टर थे उनमें से ये अदर्स आता है। फॉलोइंग लोन्स आर एलिजिबल फॉर प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन। कौन कौन से लोन प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होंगे? पहला, लोन अप टू 2 लाख प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाय बैंक टू SHG JLG सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप फॉर एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर और MSME like loans for meeting social needs, construction and repair of house, construction of toilet by SHG। तो अगर 2 लाख रुपए तक का लोन आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप या ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप को दिया हुआ है, लेकिन वो ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो कि एग्रीकल्चर और MSME से रिलेटेड नहीं है। अब ऐसी कौन सी एक्टिविटी है? तो जैसे घर का कंस्ट्रक्शन या रिपेयर करवाना है, टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन करवाना है, सोशल नीड को मीट करना है किसी व्यक्ति की, तो ऐसे व्यक्ति को अगर ऐसे केस के लिए अगर आपने SHG या JLG को लोन दिया है तो 2 लाख रुपए तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। लोन टू डिस्ट्रेस पर्सन, लोन टू डिस्ट्रेस पर्सन नॉट एक्सीडिंग 1 लाख पर बारोवर टू प्रीपे देयर डेट टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर, ये भी प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। पहले जब मैंने प्रायोरिटी सेक्टर पढ़ना तो बहुत सारी क्वेरीज आई हैं 2 चीज़ों की। एक पहला आता है, एक होता है डिस्ट्रेस फार्मर और एक होता है डिस्ट्रेस पर्सन, है ना। तो एक डिस्ट्रेस किसान है, एक व्यक्ति है डिस्ट्रेस किसान है और एक डिस्ट्रेस नॉर्मल व्यक्ति है, किसान नहीं है वो। तो अगर कोई डिस्ट्रेस मतलब कहने का ऐसा कोई किसान है जिसने सेठ साहूकार से लोन ले रखा है और उस लोन की वजह से उसको साल भर में पता चल रहा है कि 40% ब्याज देना पड़ रहा है, हर महीने 3% का ब्याज देना पड़ रहा है, इसकी वजह से वो परेशान है। तो अगर डिस्ट्रेस किसान है तो उसको बैंक किसी भी कोई लिमिट नहीं है, मतलब कितना भी लोन लिया है इस किसान ने, मान लो कि उसने 20 लाख रुपए का साहूकार से लोन लिया है तो बैंक उसे 20 लाख रुपए तक का लोन देगा और वो सारा का सारा प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा ताकि ये इस जो साहूकार है उसके चंगुल से छूट पाए। लेकिन अगर कोई डिस्ट्रेस किसान नहीं है, वो कोई आम व्यक्ति है, किसान को छोड़ दीजिए, उसके अलावा कोई व्यक्ति है, अगर उसने भी किसी सेठ साहूकार से लोन लिया है तो मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का लोन बैंक प्रोवाइड करेगा और ये 1 लाख रुपए तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा ताकि ये जो व्यक्ति है वो उस सेठ साहूकार के चंगुल से छूट सके। अगर मान लीजिए उस व्यक्ति ने 3 लाख रुपए का लोन लिया है, सेठ साहूकार से परेशान है लेकिन 3 लाख रुपए का लोन लेकर के परेशान है, तो बैंक सिर्फ 1 लाख रुपए चुकाने के लिए देगा, बाकी का 2 लाख रुपए अभी भी उस व्यक्ति को खुद ही अरेंज करना पड़ेगा। ओके, क्लियर हो जाती है बात, ठीक है। तो लोन टू डिस्ट्रेस पर्सन
नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। तो 1 लाख रुपए तक का लोन अगर जो है डिस्ट्रेस पर्सन को दिया जाता है, पर्सन को, तो वो जो है प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। और अगर कोई किसान है, डिस्ट्रेस किसान है, डिस्ट्रेस फार्मर है, तो उस केस में इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी लोन उसने लिया हुआ उस सेठ साहूकार से, वो पूरा का पूरा लोन जो है बैंक प्रोवाइड करके उसको उसके चंगुल से छुड़ाएगा। ठीक है। इसके अलावा 50 करोड़ रुपए का लोन, मैंने बताया था स्टार्टअप जहाँ भी हैं उनको 50 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा सकता है, बशर्ते कि वो जो स्टार्टअप है वो उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, इंगेज इन एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर और एमएसएमई। तो अगर कोई स्टार्टअप है उसको 50 करोड़ रुपए तक का लोन देंगे तो वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि वो जो है एग्रीकल्चर या एमएसएमई एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होगा तो वो एग्रीकल्चर के प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट में गिना जाएगा, अगर एमएसएमई में इन्वॉल्व होगा स्टार्टअप तो एमएसएमई के प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट में गिना जाएगा। इसके अलावा अगर इनमें नहीं इन्वॉल्व है तो अदर में काउंट किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखिए बात करेंगे वीकर सेक्शन की। वीकर सेक्शन मतलब कमज़ोर वर्ग है ना, हमने बात की थी वीकर सेक्शन के लिए टारगेट होता है 10%, है ना। याद कीजिए वीकर सेक्शन के लिए क्या टारगेट था, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए। हाँ ठीक है, वीकर सेक्शन के लिए 10%, आई थिंक 11%, उसके बाद में 11.5% और देन 12%, ये था आई थिंक वीकर सेक्शन के लिए। और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के केस में 8%, 9%, 9.5% एंड देन 10% था। ठीक है, तो यही वीकर सेक्शन है। तो वीकर सेक्शन में किनको किनको हम जो है मानेंगे कि वो वीकर सेक्शन का पार्ट है, यही बात हमें यहाँ पर जाननी है। आपसे पूछा जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ वीकर सेक्शन। आपसे स्केल अगर आपकी हायर है तो ज़रूर पूछ लिया जाएगा, अगर लोअर है तो सिंपल पूछेंगे कि क्या स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को जो लोन दिया था वो वीकर सेक्शन का पार्ट होता है या नहीं, ये पूछ लेंगे। और अगर आप हायर स्केल में है, स्केल 4 to 5 या 3 to 4 ट्राई कर रहे हैं, तो उस केस में ए बी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, उसके अंदर पूछेगा 1 and 2 करेक्ट है, 2 and 3 करेक्ट है, कठिन बनाने के लिए। ओके, तो प्रायोरिटी सेक्टर लोन टू द फॉलोइंग बारोअर विल बी कंसिडर अंडर वीकर सेक्शन कैटेगरी। तो प्रायोरिटी सेक्टर लोन अगर आपने दिया है नीचे लिखे हुए बारोअर्स को, तो वो वीकर सेक्शन कैटेगरी में माने जाएंगे। अगर आपने लोन दिया है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को, ठीक है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को जो लोन दिया जाता है वो वीकर सेक्शन का पार्ट होता है। मार्जिनल फार्मर उसे कहते हैं जिसके पास 1 हेक्टेयर तक की ज़मीन हो, स्मॉल फार्मर उसे कहते हैं जिसके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा लेकिन 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन हो। लोन टू आर्टिसियन विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री वेयर इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट डज नॉट एक्सीड 1 लाख। तो अगर आपने लोन दिया है जो आर्ट हथकरघा वगैरह उद्योग में लगे हुए हैं, कॉटन इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, या जो आर्ट वगैरह बनाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अगर आपने लोन दे रखा है लेकिन 1 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं, तो वो भी जो है आपके वीकर सेक्शन का पार्ट होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है उनके जो बेनिफिशरी हैं, जैसे आपने NRLM में जो लोन दिया है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, अगर इसके जो बेनिफिशरी हैं NRLM, NULM या SRMS के जो बेनिफिशरी हैं उनको जो लोन दिया गया है वो भी वीकर सेक्शन का पार्ट होता है। उसके बाद में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो लोन दिया जाता है वो भी आपका वीकर सेक्शन का पार्ट होता है। डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम होती है इनके, ये जो स्कीम है NRLM, NULM और इसके अलावा DRI स्कीम, ये सारी स्कीमें हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ओके, ये भी आपके जो है इसी प्रायोरिटी सेक्टर का ही पार्ट है, लेकिन उसे अगले लेक्चर में हम कवर कर देंगे। तो जो बेनिफिशरी होते हैं डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम के, वो उनको जो दिया गया लोन होता है वो भी आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। SHG को दिया गया लोन आपको पार्ट होता है किसमें, प्रायोरिटी वीकर सेक्शन का। हम यहाँ बात कर रहे हैं वीकर सेक्शन की। SHG को दिया गया लोन वीकर सेक्शन का पार्ट होता है। डिस्ट्रेस फार्मर इंडेप्टेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर, तो ऐसा किसान जिसने जो है सेठ साहूकार से लोन ले रखा है, तो यहाँ कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं, कितना भी लोन ले रखा है तो वो उसको जो है वीकर सेक्शन का पार्ट माना जाएगा। कोई व्यक्ति है, डिस्ट्रेस व्यक्ति है, यानी परेशान व्यक्ति है जिसने सेठ साहूकार से लोन ले रखा है, तो अप टू 1 लाख का जो लोन है वो जो है आपका वीकर सेक्शन का पार्ट होगा। अगर वोमेन बेनिफिशरी है, इंडिविजुअल वोमेन बेनिफिशरी है, उसको 1 लाख रुपए तक का जो लोन दिया जाएगा वो भी जो है आपका वीकर सेक्शन का पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा फ्रेंड, वीकर सेक्शन का पार्ट होगा। इसके अलावा जो दिव्यांग लोग होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जिनको जो है दिव्यांगता होती है, जिनके अंदर में है ना, जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनको दिया गया लोन वीकर सेक्शन का पार्ट होता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो ओवरड्राफ्ट मिलता है 10,000 रुपये का, वो भी वीकर सेक्शन का पार्ट होता है। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को दिए गए लोन भी वीकर सेक्शन के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि वीकर सेक्शन
कौन सा है, कौन सा वीकर सेक्शन नहीं है, पूछा जाता है। कठिन करने के लिए क्वेश्चन कैसा भी बनाया जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे कि वीकर सेक्शन में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को दिया गया लोन जो है वीकर सेक्शन का पार्ट होता है। मार्जिनल फार्मर 1 हेक्टेयर तक की ज़मीन वाले कहते हैं, स्मॉल फार्मर 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन वाले को कहते हैं। जो ग्रामीण या खादी उद्योग में लोग लगे हुए हैं, कॉटेज उद्योग में, अगर उनको 1 लाख रुपए तक का लोन दिया गया है तो वो भी वीकर सेक्शन का पार्ट होता है। इसके अलावा कितना भी लोन दिया गया हो, अगर वो व्यक्ति नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन या नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन या SRMS स्कीम का बेनिफिशियरी है तो उसको जो है वीकर सेक्शन का लोन माना जाएगा। SC और ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को दिए गए लोन वीकर सेक्शन का पार्ट होते हैं। DRI स्कीम होती है, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम होती है, इसके जो बेनिफिशियरी होते हैं उनको दिए गए लोन वीकर सेक्शन का पार्ट होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया गया लोन वीकर सेक्शन का पार्ट होता है। परेशान किसान जिसने जो है सेठ साहूकार से लोन ले रखा है, किसी भी अमाउंट का लोन ले रखा है तो उसको दिया गया लोन वीकर सेक्शन का पार्ट होता है। कोई परेशान व्यक्ति है जिसने जो है, किसान नहीं है लेकिन परेशान व्यक्ति है, उसने सेठ साहूकार से लोन ले रखा है तो 1 लाख रुपए तक का लोन अगर हम उसे देते हैं तो वो भी वीकर सेक्शन का पार्ट होगा, प्रायोरिटी सेक्टर में वीकर सेक्शन का पार्ट होगा। इंडिविजुअल जो वोमेन बेनिफिशियरी होती हैं, कोई महिला है, उनको 1 लाख रुपए तक का अगर लोन दिया गया है तो वो भी वीकर सेक्शन का पार्ट होगा। ओके, उसके बाद में जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनको दिया गया लोन वीकर सेक्शन का पार्ट होता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो OD दी जाती है 10,000 रुपये की, वो भी वीकर सेक्शन का लोन माना जाता है। माइनॉरिटीज़ जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनको भी दिया गया लोन वीकर सेक्शन का ही लोन माना जाता है। उसके बाद में थोड़ी थोड़ी जो है छोटी छोटी 1-2 बातें 3 बातें और करेंगे, उसके बाद में हमारा ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होगा फ्रेंड जो है, ठीक है। बैंक लोन्स टू NBFC फॉर ऑन लेंडिंग, यानी बैंक लोन देगा किसको, NBFC को, ताकि वो फर्दर लोन बांट सके। और ये RRBs पर, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर, स्मॉल फाइनेंस बैंक पर और लोकल एरिया बैंक पर लागू नहीं होता है। ना RRBs पर, ना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर, ना स्मॉल फाइनेंस बैंक पर, ना लोकल एरिया बैंक पर लागू नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर बैंक लोन देता है NBFC को और वो फर्दर लोन बांटते हैं, तो एग्रीकल्चर में अगर बात करें तो एग्रीकल्चर में 10 लाख रुपए तक का लोन अगर पर बारोवर दिया जाता है तो वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट माना जाएगा। और अगर माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज को लोन बांटते हैं तो 20 लाख रुपए तक का पर बारोवर जो लोन होगा वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट माना जाएगा। मेरी बात समझ में आई आपको? बैंक ने NBFC को लोन दिया, NBFC ने फर्दर लोन बांटे। अगर उसने 10 लाख रुपए तक का लोन बांटा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर वाले लोगों को 10 लाख रुपए तक का पर बारोवर जो लोन दिया है वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट माना जाएगा इस बैंक के लिए जिसने ये लोन NBFC को दिया हुआ है। और अगर माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को लोन दे रखा है उसी NBFC ने, तो 20 लाख रुपए तक का जो लोन होगा वो भी प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट माना जाएगा। दोनों जो डिजिट्स हैं वो ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद में बैंक लोन देता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, है ना, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर बैंक लोन देता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को, HFC को, और वो फर्दर लोन बांटती हैं कस्टमर्स को, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो हाउसिंग लोन देगी, तो 20 लाख रुपए तक का पर बारोवर जो लोन होगा मैक्सिमम वो जो है प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। उसके बाद में अगर आप जो है प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट नहीं अचीव करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपने शॉर्टफॉल कर दी है, प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट आप अचीव नहीं कर पाए, 40% करना था लेकिन आपने 38% किया है, तो जो शॉर्टफॉल है उसमें आपको पेनल्टी लगती है और वो पैसा जमा करना पड़ता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में, RIDF में, जिसको नाबार्ड ने इस्टेब्लिश किया है ना, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक जो है, ठीक है। एंड अदर फंड विथ नाबार्ड, NHB, SIDBI, मुद्रा एज डिसाइडेड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम। तो ये पैसा अभी रूरल RIDF में जमा करना पड़ रहा है, अगर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहेगा तो ये पैसा SIDBI, NHB या मुद्रा वगैरह के पास भी जमा करना पड़ सकता है, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई कि अगर आप टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं प्रायोरिटी सेक्टर का, तो उस केस में आपको RIDF के पास पैसे जमा करने पड़ते हैं, पेनल्टी जमा करनी पड़ती है। बात करेंगे कॉमन गाइडलाइन जो है फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लोन। आई थिंक ये जो है हमारा लास्ट भी होगा, अदर गाइडलाइन भी बची हुई हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए कॉमन गाइडलाइन की अगर हम प्रायोरिटी सेक्टर में बात करें, 1 मिनट रुकिएगा। तो कॉमन गाइडलाइन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगना चाहिए जो भी प्रायोरिटी सेक्टर के लोन हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन विल बी एज पर डायरेक्टिव इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन, DOR, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही एक डिपार्टमेंट है,
उसके द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दी जाएगी उसी के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाना चाहिए। सर्विस चार्जेस फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लोन अप टू 25,000, अगर 25,000 रुपये तक का प्रायोरिटी सेक्टर लोन है तो सर्विस चार्जेस क्या होने चाहिए। तो गाइडलाइन ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि नो लोन रिलेटेड एंड एडहॉक सर्विस चार्जेस इंस्पेक्शन चार्जेस शुड बी लेविड। तो कोई भी लोन चार्ज, कोई एडहॉक चार्ज, कोई इंस्पेक्शन चार्ज नहीं लगना चाहिए। अगर प्रायोरिटी सेक्टर का लोन है और 25,000 रुपये तक का लोन है तो कोई भी चार्ज आप नहीं लगाएंगे, कोई कोलेट्रल नहीं मांगेंगे, कोई मार्जिन नहीं रखेंगे। ठीक है, कोलेट्रल मतलब होता है कोई चीज़ गिरवी रखना, यानी कि जैसे घर वगैरह गिरवी रखिए, बंधक रखिए। मार्जिन का मतलब ये होता है कि अगर 25,000 रुपये का लोन है तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप 5,000 रुपये का इंतजाम खुद करिए, 20,000 रुपये मैं दूंगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कोई मार्जिन नहीं मांगेगा। अगर 25,000 तक का लोन है तो पूरे के पूरे 25,000 रुपये आपको सैंक्शन करना होगा। ओके, इन केस ऑफ एलिजिबल प्रायोरिटी सेक्टर लोन टू एसएचजी जेएलजी दिस लिमिट विल बी एप्लीकेबल पर मेंबर एंड नॉट टू द ग्रुप एज होल। अगर जो है ये आप लोन दे रहे हैं किसी एसएचजी या जेएलजी को, सेल्फ हेल्प ग्रुप या जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप को दे रहे हैं, तो ये जो 25,000 रुपये की लिमिट है ये पूरे ग्रुप पर लागू नहीं होगी, एक इंडिविजुअल मेंबर पर लागू होगी। इसका मतलब मान लीजिए कोई जो है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसमें 20 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 20। तो हर एक व्यक्ति को 25,000 रुपये की लिमिट होगी, तो 20 मेंबर मिला करके ये 5 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। इस 5 लाख रुपए का लोन इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के पूरे मेंबर्स को मिल सकता है और किसी के ऊपर कोई भी जो है चार्ज नहीं लगेगा, ना कोई एडहॉक चार्ज, ना कोई इंस्पेक्शन चार्ज, ना लोन रिलेटेड चार्ज लगेगा। क्यों? क्योंकि 25,000 रुपये तक कोई चार्ज लगाना ही नहीं है। ओके, तो क्लियर हो गई ये बात। तो मतलब अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है तो 25,000 रुपये तक कोई चार्ज नहीं लगना है। अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप है तो हर एक मेंबर जो है, हर एक मेंबर इस लिमिट के लिए एलिजिबल होगा, पूरे ग्रुप के लिए लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं कि जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप है उसमें 5 मेंबर हैं और पता चल रहा है कि कुल 25,000 का लोन ही दे पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये हर एक व्यक्ति के लिए है। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में अगर 5 लोग हैं तो हर एक व्यक्ति जो है 25,000 रुपये तक का लोन जो है बिना किसी सर्विस चार्ज के ले सकता है। ओके, उसके बाद में रिसिप्ट, सैंक्शन, रिजेक्शन, डिसबर्समेंट रजिस्टर बनाए जाने की ज़रूरत होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है कि बैंकों को एक रजिस्टर बनाना है जिसमें सारी डिटेल लिखिए। जब भी आपको फॉर्म मतलब आपको एप्लीकेशन मिलता है तो उसमें सारे डिटेल, रजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाए या रजिस्टर बनाए जिसमें आपने जिस डेट को आप एप्लीकेशन मिला, आपने सैंक्शन किया, रिजेक्शन किया, डिसबर्समेंट क्या किया, किस रीजन के साथ, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत होती है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है। ओके, तो ये कॉमन गाइडलाइन हो गई। कुछ अदर गाइडलाइन की बात करते हैं। देखिए, अदर में है मॉनिटरिंग ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जो टारगेट होते हैं इनकी मॉनिटरिंग कौन करता है और किस फ्रिक्वेंसी में करता है। तो ध्यान रखिए, इसकी मॉनिटरिंग करते हैं FIDD रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। RBI का ही पार्ट है FIDD, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट किसी बैंक ने अचीव किए हैं या नहीं किए हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? FIDD की होती है कि भैया मॉनिटर करिए, आप लोग मॉनिटरिंग करिए। कौन मॉनिटर करेगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करेगा। और इसकी जो मॉनिटरिंग होती है वो क्वार्टरली बेसिस पर होती है। ठीक है, टू इंश्योर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर द कंप्लायंस ऑफ बैंक विल बी मॉनिटर्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो क्वार्टरली बेसिस पर मॉनिटरिंग की जाती है। पूछा जाता है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे कि जो प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट होते हैं इसकी मॉनिटरिंग कौन करता है? तो FIDD, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करता है और ये क्वार्टरली बेसिस पर की जाती है। कोविड-19 आया था तो कोविड-19 के दौरान जो है कुछ जो है स्पेशल मेजर गवर्नमेंट ने लाए थे। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का समझ लेंगे बस। ठीक है, तो RBI की जो प्रेस रिलीज आई थी 7 मई 2021 को, उसमें क्या हुआ था, एक लिक्विडिटी की विंडो जो है 50,000 करोड़ रुपए की खोली गई थी 3 साल के लिए रेपो रेट पर। ठीक है, 3 साल के लिए लोन मिलता, रेपो रेट आपको देना पड़ता लोन के लिए, और 31 मार्च 2022 तक आप ये लोन ले सकते थे। टू बूस्ट प्रोविजन फॉर इमीडिएट लिक्विडिटी रिवैम्प कोविड रिलेटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज इन द कंट्री। तो चूँकि हेल्थ केयर फैसिलिटी हमारी चरमरा गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, तो इसीलिए ये जो है विंडो खोली गई थी ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटी लोगों को अवेलेबल करवाई जा सके। लोन विल कंटिन्यू टू क्लासीफाई अंडर प्रायोरिटी सेक्टर टिल रीपेमेंट और मेच्योरिटी। ठीक है, तो ये लोन जो एक बार अगर ले लिया आपने, मान लीजिए 50,000 करोड़ में से जिस भी बैंक ने लोन ले लिया है तो वो प्रायोरिटी सेक्टर का ही पार्ट रहेगा जब तक उसको रीपेमेंट ना कर दे बैंक या मेच्योर ना हो जाए। ओके, बैंक विल डिलीवर दीज लोन टू बारोअर डायरेक्टली आर थ्रू
इंटरमीडिएटरी फाइनेंशियल एंटिटी रेगुलेटेड बाई आरबीआई। तो बैंक जो है ये जो मान लीजिए 50,000 करोड़ में से मान लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ने 5,000 करोड़ रुपए अपने लिए ले लिए, तो 5,000 करोड़ रुपए वो बारोअर को डायरेक्टली भी बांट सकता है या फिर जो है एनबीएफसी और किसी और के थ्रू जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं आरबीआई की उसके थ्रू भी बंटवा सकता है। ठीक है, तो बस केवल ध्यान रखने वाली बात क्या है कि 7 मई 2021 को 50,000 करोड़ रुपए की एक विंडो खोली गई थी जो कि 3 साल के लिए अवेलेबल थी और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट रेपो रेट लगना था और अगर किसी बैंक को इसमें से पैसा चाहिए था तो 31 मार्च 2022 तक वो पैसा ले सकता था। इसके बाद में 4 जून 2021 को फर्दर इन्होंने एक अलग विंडो खोली 15,000 करोड़ रुपए की, सेम 3 साल के लिए और रेपो रेट इंटरेस्ट देना था और ये भी 31 मार्च 2022 तक अवेल करवा सकते थे। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये जो खोला गया था इसमें कोशिश की गई थी किसको कि जो है इंसेंटिव कॉन्टैक्ट इंसेंटिव सेक्टर जैसे होटल रेस्टोरेंट टूरिज्म और ट्रैवल है ना, टूर ऑपरेटर है ना, मतलब कुल मिलाकर के घूमने से रिलेटेड चीज़ें थी, प्राइवेट बस ऑपरेटर हो गए, कार रिपेयर सर्विस हो गई, रेंट कार सर्विस हो गए। ठीक है, स्पा क्लिनिक ब्यूटी पार्लर सलून इन सबको लोन देने के लिए ये विंडो खोली गई थी। जो यहाँ पर ये जो जैसे ये 15,000 करोड़ रुपए आरबीआई ने दिया था 4 जून 2021 को 3 साल के लिए, मतलब बैंक जब लोन लेगा तो 3 साल के लिए ले लेगा और इस पर रेपो रेट का इंटरेस्ट लगेगा बैंकों को, उसे आरबीआई को रेपो रेट का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब ये 15,000 करोड़ में से मान लीजिए 1,000 करोड़ कोई बैंक ले लेगा तो इस 1,000 करोड़ पर उसे सिर्फ रेपो रेट देना है जो भी रेपो रेट चल रहा हो, है ना। और उसके बाद में ये फर्दर जो है 10% 12% पर अपने जो है कस्टमर्स को दे सकता था, लेकिन जो काम करना था वो इन्हीं सेक्टर से रिलेटेड करना था। मतलब इसमें होटल और रेस्टोरेंट को लोन दीजिए, टूरिज्म और ट्रैवल एजेंट्स को लोन दीजिए, टूर ऑपरेटर्स को लोन दीजिए, रेंट कार सर्विस वालों ओला उबर वगैरह को दे दीजिए, है ना। उसके बाद में कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह करवाता है, इवेंट करवाते हैं उनको लोन दे दीजिए, पार्लर सलून वालों को लोन दे दीजिए। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का कोविड मेजर लिया गया था। ठीक है, तो क्लियर हो गई ये बात फ्रेंड्स जो है। ओके, दोनों सेम टर्म पर हैं, बस यहाँ पर क्या है 50,000 करोड़ रुपए की विंडो खोली गई थी और इसका पर्पज़ था हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी कि जो है हॉस्पिटल्स को मजबूत करना। और दूसरा जो हुआ था यहाँ पर 15,000 करोड़ रुपए का जो है विंडो खोली गई थी और इसका उद्देश्य था टूरिज्म और जो है इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड जो है प्रायोरिटी सेक्टर। मैंने पूरा कवरअप किया है, समय ज़रूर लगा होगा, लेकिन ये है कि आप निराश नहीं होंगे अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो अब किसी भी स्केल में हो प्रायोरिटी सेक्टर में, इससे ज़्यादा की मैं होप नहीं करता हूँ। कुछ स्कीम्स बची हुई हैं जैसे DRI स्कीम हो गई है ना, और आपका नेशनल रूरल मतलब जो है NRLM है ना, और NULM, ये सब जो है हमें कवर करना है, वो मैं आपको आने वाले लेक्चर में कवर करवा दूंगा। तो होप है फ्रेंड जो है इतनी मेहनत एक लाइक तो बनेगा। मैं मतलब यहाँ पर अब आपसे रिक्वेस्ट कर ही लूँगा कि भाई लाइक कर दीजिए, क्योंकि लगभग जो है ऑलमोस्ट 2 घंटे होने वाले होंगे। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच।